नमस्कार दोस्तों। एमपीपीएससी मेंस के पेपर 4 में केस स्टडी दोनों पार्ट्स में आती है। और केस स्टडी वाला सेक्शन जनरली सबको लगता है कि बहुत कॉमन है, आसानी से आंसर दिए जा सकते हैं। और 18 नंबर को कोई इतना महत्व देता नहीं, मतलब ओवरऑल 18 दूनी 36 नंबर हम मान लें। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि केस स्टडी एक ऐसा टॉपिक है इस पेपर के अंदर जो ना केवल हमारी सामाजिक बल्कि प्रशासनिक सोच को विकसित करेगा, इंटरव्यू में आपको नंबर दिलाने में बहुत हेल्प करेगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपने केस स्टडी को अच्छे से पढ़ना शुरू कर दिया, जैसे आज ही के पेपर में जो केस स्टडी आई उनको अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ पड़ेगा कि यार इंटरव्यू वाला भी तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, इसी तरह का तो कोई सिचुएशन मुझे देगा। दूसरा कि केस स्टडी बाकी पेपरों से क्यों अलग है। देखो, बाकी पेपर जो है वो हमारी सामाजिक सोच, मतलब इतिहास, संस्कृति, भूगोल आदि के बारे में व्यवहारिक ज्ञान को बताता है। बट एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी के अंदर क्या गुण होना चाहिए वो आपको केस स्टडी ही बताएगी। और वो अगर आप धीरे धीरे ले आएंगे तो कल को आपको सिस्टम में जाने के बाद काम करने में भी दिक्कत जो है वो नहीं आएगी, ये भी ध्यान रखिएगा। तो केस स्टडी को हमने दो अलग अलग फेसेस में इसका वीडियो हम बनाएंगे। पहला जो पार्ट है उसकी केस स्टडी का ये वीडियो, जस्ट इसके बाद एक और वीडियो मिलेगा आपको, वो पार्ट बी का। वो क्यों मिलेगा? क्योंकि पार्ट ए का जो वीडियो है और पार्ट बी का जो वीडियो है, यानी दोनों केस स्टडी का नेचर अलग है। पार्ट बी की केस स्टडी आपको आसपास जो चल रहा है, जैसे अगर ये पार्ट है मनोचिकित्सा, अगर आपने जो है अगर कहा जाए मनोचिकित्सा वाला टॉपिक पढ़ रखा है, आसानी से आपको समझ पड़ेगी। लेकिन पार्ट बी की केस स्टडी में ध्यान से अगर हम यहाँ चले जाएंगे, इसे ब्रांड वाला, इसमें न्यूज़पेपर और सोसाइटी में चल रही चीजों पे आपकी कमांड बहुत अच्छी होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे के समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर कहा जाए कि यहाँ पर एक सिंपल सा जो है वो प्रश्न आपसे पूछा गया कि ब्रांड नाम और ब्रांड चिन्ह में क्या अंतर है ना। अब इसका सबसे सरल आंसर मैं बताता हूँ। अभी रतन टाटा जी का निधन हुआ, तो उसके बाद पेपर में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा और एक एक डॉक्यूमेंट्री भी, आप रतन टाटा जी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री देखेंगे उसमें भी, तो उस डॉक्यूमेंट्री में वो ये बता रहे हैं कि जब उनकी माँ की तबीयत खराब हुई तब उनके पास बहुत पर्याप्त समय था, क्योंकि वो हॉस्पिटल में अपनी माँ की केयर करते थे। इस दौरान उन्हें महसूस हुआ कि जो हमारी, मतलब टाटा ग्रुप की जो कंपनियां हैं, हर कंपनी का नाम अलग है, हर कंपनी का लोगो अलग है, लोग पहचानते ही नहीं कि ये टाटा का जो है वो अगर कहा जाए प्रोडक्ट है। तो उन्होंने सबसे पहले तो ये सोचा कि मैं सबसे पहला कदम तो ये बताऊंगा कि पूरी जितनी टाटा ग्रुप की कंपनियां हैं उनको जो है वो अगर कहा जाए टाटा नाम से पहचान दिलाएं। टाटा, इसीलिए आज टाटा ग्रुप की हर कंपनी के आगे वो टी जो है वो सिंबल आपको कॉमन दिखेगा। दूसरा, उन्होंने ये बताया कि भाई जब हम फॉरेन कोलैबोरेशन करेंगे या कोई कंपनी ऑलरेडी अपना ब्रांड नाम बना चुकी है तो उसको हम अपने टाटा का ठप्पा उस पर नहीं लगाएंगे। तो आज आपको मालूम है दुनिया की सबसे बड़ी चाय का जो कंपनी है जिसका नाम है टेटली, वो टाटा नाम से नहीं बिकती। रेंज रोवर ये टाटा नाम से नहीं बिकती। जेगुआर ये अपने खुद के ब्रांड है। अब ये चीज अपने को समझ पड़ा कि ब्रांड चिन्ह जो अलग ऑलरेडी, इसमें दो क्वेश्चन है उसके, ये मैं आपको बताऊंगा। दो क्वेश्चन है, एक तो ये ब्रांड चेन ब्रांड नाम वाला क्वेश्चन है, नीचे जो अगर कहा जाए कि सदाबहार, तो ऑलरेडी किसी ने अपनी आइडेंटिटी जेगुआर नाम से बना रखी तो हम उस पर टाटा का ठप्पा थोड़ी लगाएंगे। तो हमारी जो खुद की कंपनी है उसमें अब ये न्यूज में चला, तो ये मैं अलग से आपको जो है अगर कहा जाए न्यूज के रिस्पेक्ट में बताऊंगा। या दूसरा अगर कहा जाए, एक विश्वविद्यालय में कुलगुरु, अभी मध्य प्रदेश में आपको मालूम होगा वाइस चांसलर को कुलगुरु कहा जाने लगा। अब ये वाला क्वेश्चन, अब ध्यान से देखिए, मैं आपके मतलब न्यूज पे ये पार्ट हम न्यूज़पेपर से लिंक करेंगे। मैं चाहता तो यही करा देता अभी 15 मिनट में आपको, लेकिन मैं इसलिए अलग से बनाऊंगा कि आपको ये ना लगे कि यार सर ने पहला करा दिया दूसरा नहीं करा। दोनों कराऊंगा एक ही दिन में। अभी आपको शाम को दूसरा वीडियो भी आ जाएगा। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें 6 क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन जो लिखा है कि भविष्य में इन घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तावित किए जा सकते हैं। एक, ये यहां पर अगर कहा जाए यहाँ, अब मैंने एक जस्ट अभी एक हफ्ते पुराना न्यूज़पेपर का क्लिप आपके लिए लगाया, ये देखिए। 9 अक्टूबर 2024, आज जो अगर कहा जाए 25 अक्टूबर, तो 9 अक्टूबर 2024 आप ध्यान से देखिए क्या लिखा है। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय ने पेपर लीक रोकने को के ऑब्जर्वर और ऑटोमेशन प्रक्रिया पर जोर। यहाँ बकायदा लिखा हुआ है कि वार्षिक सेमेस्टर, और ये जो है वो ये लिखा हुआ है नव नियुक्त कुलगुरु डॉक्टर राकेश सिंघई ने सुझाव दिया कि केंद्रों में अलग अलग कॉलेजों के ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी। यानी अगर हम इसको पढ़ते तो शायद एक दो क्वेश्चन हमारे यहीं से तैयार हो जाते कि यार क्या वो कहना चाह रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि जो पार्ट बी है उसकी केस स्टडी के लिए आपको न्यूज़पेपर, सोसाइटी में चल रही घटनाओं से लिंक करना पड़ेगा। और अगर कहा जाए पार्ट ए, तो जो आपके सिलेबस मॉड्यूल है उसके साथ अब कहानी शुरू करते हैं।
ज्यादातर स्टूडेंट्स को लगता है कि ये जो केस स्टडी है ये अनसीन पैसेज की तरह, या जो हिंदी के पेपरों में हम लिखते चले आ रहे हैं, या यूजीसी वगैरह के पेपर में जो एक अनसीन पैसेज जैसा क्वेश्चन आता है वैसा है। नहीं, ये केस स्टडी है ना, इसको प्रकरण अध्ययन कहा जाता है। ये कभी भी जो है वो आप इसको गद्यांश लेखन से ना जोड़ लें, वो गलत हो जाए। केस स्टडी को एक लाइन में समझें, जैसे एक सिंपल सा कॉमन सेंस, आप खुद इसको अपने ऊपर ले सकते हैं और समझा सकते हैं। मान के चलिए कहीं एक घटना में ये लिखा हुआ है कि उस व्यक्ति को, ठीक है, किसी दूर खड़े व्यक्ति को देखने के लिए बार बार अपनी आंखों में चश्मा लगाना पड़ रहा था, केवल इतना लिखा हुआ। तब आपके दिमाग में एक प्रश्न कॉमन सेंस के साथ जन्मा कि निश्चित रूप से वो व्यक्ति मायोपिया से पीड़ित होगा, तभी उसे दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिख रही थी, इसलिए उसको चश्मा लगाना पड़ रहा था। तो अब उस केस में कहीं मायोपिया का उल्लेख नहीं है, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, कहीं उल्लेख नहीं है। लेकिन इनडायरेक्टली उसमें एक बात झलक रही है कि यार उसको ये समस्या थी, मतलब ये घटना होगी, इसीलिए उसको चश्मा लगाना पड़ रहा था। तो केस स्टडी में आप सोचेंगे ये जो लिखा है इसी को कट पेस्ट करके वहां पर आप आंसर कर दें, नहीं। आपको इससे क्वेश्चनों के नेचर तक जाना पड़ेगा कि एक्चुअल वो क्या क्वेश्चन पूछना है। इसीलिए मैंने जो आंसर आपके बनाए हैं वो उसी नजरिए से जो है वो अगर बनाए, उसी नजरिए से जो है अगर कहा जाए बनाने की कोशिश की गई है। अब ध्यान से समझिएगा, जैसे एक सिंपल सी लॉजिक, जब आप केस स्टडी को पढ़ें सबसे पहले तो आप केस स्टडी को रीड करें, तो अपने दिमाग में एक इमेज क्रिएट कर लें कि ये क्या क्या बातें कहना चाह रहा है। जैसे एक सिंपल सी लॉजिक है कि वो ये कह रहा है कि भाई ये मानसिक और भावनात्मक विकार, यानी इसमें कहीं ना कहीं कोई इमोशनल रिलेटेड इश्यूज होंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई ट्रॉमेटिक कंडीशन, जिसको अपन बोलते हैं, ट्रॉमेटिक कंडीशन का मतलब है कि किसी का कोई परिजन जो है वो उससे बिछड़ गया, बाढ़ अकाल या किसी कारण रोड एक्सीडेंट में किसी की मृत्यु हो गई, उसके बाद जो अगर कहा जाए वो व्यक्ति उस ट्रामा से बाहर नहीं निकल पा रहा, वो भावनात्मक रूप से उससे जुड़ा हुआ, उसको हर समय रोना आ रहा है, ठीक है, उसे वो याद कर रहा है। हेलुसिनेशन की घटना कई लोगों के साथ होती है, जिसको अपन आम भाषा में मति भ्रम बोलते हैं, वो उसको फील करता है कि ये मेरे सामने है, वो फील करता है हमेशा, कह रहे ये तो मेरे सामने खड़ा हो, उसको हेलुसिनेशन कहते हैं। ये सब भावनात्मकता से जुड़ी हुई चीज है। मानसिक, वो अवसाद में चला गया, उसको बार बार कभी आत्महत्या का ख्याल आ रहा है, कभी जो है अगर कहा जाए एंजाइटी हो रही, कभी उसको भय हो रहा है। हमें से ज्यादातर लोग, आप सोचिए मेंस के एग्जाम में जो है हाथों में पसीना आने लगता है, ये भी एक एंजाइटी का लक्षण है। ठीक है, घबराहट, भय, हाथ पैरों में कपकपाहट, मुंह सूखना, ये चीजें अगर हमारे समझ में रहेंगी तब हम आंसर तक बहुत आसानी से पहुंच पाएंगे। नहीं तो केस स्टडी को अगर हम देखें कि इसमें जो लिखा है उसी में से आंसर चुन लें, तो नंबर तो देगा एक आध नंबर, यानी 18 नंबर में से वो 5 7 नंबर, जैसे 6 है तो 6 नंबर दे के आगे बढ़ जाएगा। वो सोचेगा यार हमने इसको केस दिया। जैसे आज आप किसी वकील को केस देते हैं तो आपने जो सुनाया उसको, केवल वो उसी के आसपास घूमे तो आपका केस कभी नहीं जीत सकता। वकील केस तब जीतेगा जब आपने जो बताया उसके अंदर से वो उन घटनाओं तक पहुंचने की कोशिश करे जिसके कारण वो घटी हैं, तब वो जीतेगा। तो यहाँ जितनी भी केस स्टडी है, चारों केस स्टडी जो है उनका नेचर इसी के ऊपर टिका हुआ है। तो जैसे पहला क्वेश्चन अपन पहले से लेने की बात करते हैं, मनोचिकित्सा द्वारा क्या किया जाता है ना, यानी आप साइकोथेरेपी में क्या होता है। अब यहाँ पर तो सिंपल, अगर हम यहाँ से देखें तो लिखा है मनोचिकित्सा एक ऐसी उपचार है जिसमें मानसिक और भावनात्मक विकारों का इलाज करने के लिए मनोवैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। ये आंसर हो गया। हम चाहते तो इतना ही लिख देते, लेकिन हमको यहाँ मानसिक और भावनात्मक विकार लिखने पड़े, तो हमें लिखना पड़ेगा कि भाई दुश्चिंता यानी एंजाइटी है, अवसाद यानी डिप्रेशन है, मनोविदग्धता है यहाँ पर, जिसको अपन सिजोफीनिया कहते हैं, द्विध्रुवीय मनोविकार जिसको हम बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं, भय जिसको हम फोबिया बोलते हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ, ठीक है, ये यहाँ पर ये जितनी भी चीजें दिख रही है ये मनोचिकित्सा से जुड़ी हुई है, यानी मानसिकता से जुड़ी हुई है। जबकि इधर से आप देखोगे भावनात्मकता से अगर कहा जाए, जैसे रिश्ते और पारिवारिक समस्याएं, उनसे जुड़ी कठिनाइयां, ये सब जो अगर कहा जाए भावनात्मक विकारों से लिंक है। इन सब से जुड़ी कठिनाइयों का उपचार यहाँ पर अगर कहा जाए मनोचिकित्सा में किया जाता है, और मनोचिकित्सा मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक चुनौतियों का सामना करने वाले व्यक्तियों के लिए उपयोग और उनके व्यक्तित्व व्यवहार में बदलाव करने के लिए कहती है। अब अगर हम यहाँ इसको आइडियल समझने की कोशिश करें तो हमारे दिमाग में ये चीज, मतलब इस टॉपिक को पढ़ते समय हमारे दिमाग में ये चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लीन होना चाहिए कि भाई डिप्रेशन क्या चीज होती है, बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है, सिजोफीनिया जो है वो अगर कहा जाए क्या है, किस स्थिति में व्यक्ति जो है वो अगर कहा जाए भावनात्मक विकारों से ज्यादा पीड़ित होगा। भावनात्मक विकार जिसको अपन पीटीएसडी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, पीटीएसडी बहुत ज्यादा भावनात्मक विकार में आते हैं, इनको बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर।
पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का मतलब है कि भैया कोई घटना घट गई और घटना के बाद बार बार वो घटना हमारे सामने आ रही। ठीक है, जो मैंने अभी एक वर्ड यूज किया था ना, हेलुसिनेशन, यानी मति भ्रम होने लगता है व्यक्ति को अगर कहा जाए। और उसके कारण कई बार जो है बाइपोलर डिसऑर्डर, मेनिया, उन्माद हो जाता है व्यक्ति को, बहुत ज्यादा एकदम एग्रेशन हो जाता है, बहुत ज्यादा उसको डिप्रेशन आ जाता है। तो ऊपर जो लिखा है केवल उतने से काम नहीं चलना है, समझ होना जरूरी है विषय की, जिससे कि कॉपी चेक करने वाले को एक तो नंबर पूरे देने का मौका मिले, नंबर वन। दूसरा, एक और जो बेनिफिट आपको इसका मिलेगा वो ये मिलेगा कि कल को अगर आप इंटरव्यू पैनल के सामने बैठेंगे तो आपके सामने बहुत सारी चीजें होंगी, वो बोलेगा यार क्या आजकल डिप्रेशन की बड़ी प्रॉब्लम, क्या लगता है कैसे डिप्रेशन को जो अगर कहा जाए कम किया जा सके। तो आप उसको ये बताएंगे कि सर अगर ऐसा कोई लक्षण दिख रहा है तो सबसे पहले काउंसलिंग जो है वो कर कराई जाए, अगर लग रहा है कि नहीं लंबे समय से है तो हम किसी फिजियोथेरेपी का सहारा ले सकते हैं, जिससे कि उसकी जड़ को जो है वो देखा जाए कि कहाँ से वो उत्पन्न हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो उसको भी लगेगा कि यार इसके पास व्यवहारिक ज्ञान है, क्योंकि आपने उस नेचर से उस चीज को जो है अगर कहा जाए पढ़ रखा है। अब मनोचिकित्सा का उद्देश्य, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पूछा है। अब यहाँ पर अपने सामने क्या लिखा हो, इसका उद्देश्य संघर्षों और समस्याओं पर संवाद को प्रोत्साहित करना, ताकि व्यक्तित्व विकास एवं व्यवहार में बदलाव किया जा सके। तो संघर्षों और समस्याओं, संघर्ष अपने आप से भी होता है, व्यक्ति जो है अगर कहा जाए खुद की जद्दोजहद में जो है वो संघर्ष करता है। इतने तो इतना जो है अगर कहा जाए कह के खत्म कर दिया, लेकिन अगर हम यहाँ जाएं तो हमको ये देखना पड़ेगा ना कि भाई इसके उद्देश्य में क्या है, संघर्षों और समस्याओं, क्या संघर्ष और समस्याएं होंगी उसको। उसने तो वहां केवल इतना लिख दिया संघर्ष। अब आप कहोगे कि सर इतना लिखना है, अरे वहां 5 लाइन 6 लाइन दिए हैं आपको तो उतना तो लिखना ही पड़ेगा ना, 30 शब्द दिए, अगर आप इनको एक लाइन में जैसे औसतन अगर कहा जाए कि 7 8 शब्द भी देखोगे तो आपको 4 लाइन 5 लाइन तक जाना पड़ेगा, वहां एक लाइन में आंसर है, उतने से तो काम चलेगा नहीं। और आप सब बहुत अच्छे से जानते हो कि जितनी शब्द सीमा रही उतनी तो कहानी ऐसे भी नहीं होती कि 50 लिखा तो 50 ही लिखोगे, आदमी सोचता है कि मैं 70 तो लिख ही दूं कम से कम। तो मनोचिक जैसे प्रश्न है कि उद्देश्य, तो वहां जो लिखा है उसके अंदर आपको खुद अप्रोच पे जाना पड़ेगा, जैसे लिखा ना कि उद्देश्य संघर्ष और समस्या। अब संघर्ष और समस्या के जैसे भावनात्मक, पारिवारिक, मानसिक, दीर्घकालीन स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां, ये सब उसमें भी है नीचे ऊपर। अवसाद, भय से पीड़ित व्यक्ति के साथ संवाद को प्रोत्साहित करना। भाई इन घटनाओं से अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उसके साथ हम कम्युनिकेट करके उसको उस समस्या से बाहर ला सकते हैं, व्यक्तित्व विकास करके उसको जो है उसके व्यवहार में बदलाव कर सकते हैं, उसकी जीवन शैली और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। भाई अगर आप उसकी लाइफ स्टाइल को ठीक कर पाओ, उसके जो है वो मेंटल हेल्थ के ऊपर ज्यादा काम कर पाओ, जिससे व्यक्ति संतोषजनक, यहाँ पर एक हेल्दी जगह कहा जाए जीवन जो है वो जीने लगे, और उसका भावनात्मक संघर्षों का समाधान हो। यही जो अगर कहा जाए मनोचिकित्सक का उद्देश्य, ये तनाव प्रबंधन में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऊपर का जो आर्टिकल था उसी आर्टिकल्स के अंदर से हमने चीजों को ढूंढने की कोशिश करी। पूरे आर्टिकल में नीचे ऊपर कई चीजें, जैसे यहां पर आपको लिख रहा है कि मनु बेसिक अगर कहा जाए कि वो नीचे लिख रहा है यहाँ कि भाई ये शारीरिक और भावनात्मक समस्याओं के ऊपर काम करेगा, तो हमको समझ में आना चाहिए कि क्या क्या चीजों के ऊपर काम कर रहा है, कैसे मनोचिकित्सा में ये चीजें रहेंगी। फिर अगला जो है वो मनोचिकित्सक किस पर ध्यान केंद्रित करता है। अब बड़ा प्रश्न यहाँ पर है, तो यहाँ उन्हें एक लाइन में मतलब पेपर वाले ने तो एक लाइन में लिख दिया कि ये जो अगर कहा जाए कि भाई मनोचिकित्सा ये आमतौर पर एक लंबी अवधि का उपचार है जो पुरानी शारीरिक और भावनात्मक समस्याओं की गहराई से समझ पर ध्यान केंद्रित की। ये हो गया, अपन सोचे इतना ही लिखे हूं, पर इतना अगर आप ध्यान से देखोगे, क्या वो 5 लाइन तक आंसर लेके गया, और क्या वो व्यवहारिक रूप से उसके अंदर की समस्याओं को समझ पाया। अब लिख रहा है कि पुरानी शारीरिक समस्याएं, पुरानी शारीरिक समस्याएं क्या होती हैं, जिनको अपन आम भाषा में इंग्लिश के बच्चे होंगे तो वो बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्रोनिक डिजीज बोलते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर को पढ़े ना तो एक महीने में 10 बार आपको ऐसी घटनाएं मिलेंगी जिसमें कई लोग, ठीक है, जीवन से हार जाते हैं किसी जो अगर कहा जाए शारीरिक प्रॉब्लम से। वो लिख जाते हैं कि अब मुझे ये दर्द सहन नहीं हो रहा, मुझे ये जो अगर कहा जाए कि ये रोग से जो है वो मैं मुक्ति चाहता हूँ, इसलिए जो है मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती हैं। कारण ये कि हम उनको सही समय पर या तो जो है वो साइकोथेरेपी नहीं दिला पाते या प्रॉपर काउंसलिंग नहीं कर पाते। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं वो उससे जो है जूझ रहे होते हैं। तो पुरानी शारीरिक समस्याएं, किसी को दर्द, लंबे समय तक दर्द रहना, क्रोनिक किडनी डिजीज हो जाना, ठीक है, किसी को कैंसर हो जाना, डायबिटीज हो जाना, ठीक है, ये जितनी भी अब जो बीमारियां हैं, अर्थराइटिस, जैसे अगर मान के चलिए एक व्यक्ति है 50 60 साल की उम्र का, अर्थराइटिस हो गया, चलने फिरने में जबरदस्त तकलीफ है,
कई सालों से उससे पीड़ित है, उसको लगता है कि अब मुझे अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेना चाहिए, उसको लगता है कि यार मैं क्या करूं, उसका प्रभाव उस बीमारी का उसके व्यक्तिगत जीवन पे पड़ रहा है, उसका चिड़चिड़ा होना, अवसाद में जाना, ठीक है, उसके अंदर मेनिया, उन्मादी विकार, कभी गुस्सा हो जाना, एकदम बिल्कुल न्यूट्रल हो जाना, यहाँ पर अगर कहा जाए जो सिजोफीनिया की स्थिति जिसको मनोविदलता कहते हैं, ये सब चीजें उसकी अगर कहा जाए कि पुरानी शारीरिक समस्याओं से जुड़ी, हेल्थ इश्यूज जो होते हैं वो कई बार व्यक्ति आज के समय में अगर आप टेक्निकली पेपर पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा कि हेल्थ इशू कई तरह के डिप्रेशन, एंजाइटी के कारण भी बन रहे हैं हेल्थ इशू। उसको पहले ही अगर मान के चलिए कोई व्यक्ति है उसको लग रहा है कि यार मुझे डायबिटीज है, उसको लगता है कि मुझे हार्ट रिलेटेड डिजीज है, और उसके दोस्त कहें कि अरे यार अपन तो चलते हैं, चल हम अमरनाथ की यात्रा पर चलते हैं, उसको एंजाइटी हो जाएगी, अरे नहीं नहीं मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरे को फलानी समस्या हो गई, वहां मेरे को अटैक आ गया, वहां ये हो गया, क्या करूंगा। तो आप इस बात को समझें कि पेपर सेटर ने तो केवल इतनी बात लिख के छोड़ दी कि भैया शारीरिक और भावनात्मक समस्या, आपको वहां इतना नहीं लिखना, आपको वहां समझाना पड़ेगा। जैसे इंटरव्यू वाला पूछेगा यार आजकल बहुत ज्यादा अगर कहा जाए कि डिप्रेशन और उसकी घटनाएं हो रही हैं, बहुत सारे लोग जो है अगर कहा जाए सुसाइड अटेम्प्ट भी ले लेते हैं, क्या लगता है आप कल को एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे, आपका क्या दायित्व होगा, कैसे अपने जिले को अपने समाज को इस समस्या से बाहर निकालेंगे, तब आप ये बोलोगे कि सर एक्चुअल प्रॉब्लम दो तरह की, एक जो है वो पुरानी शारीरिक समस्याओं के कारण लोग जो है वो अगर कहा जाए हार मान लेते हैं, जैसे कैंसर, मधुमेह, एड्स, मिर्गी, ठीक है, जो अगर कहा जाए सेक्सुअल डिसऑर्डर्स यहाँ पर ये हैं। दूसरा मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, है ना, जैसे अगर कहा जाए अवसाद है, आत्मघाती विचार, बार बार उसको जो अगर कहा जाए सुसाइड करने की जो है वो अगर कहा जाए मन में एक विचार जन्म ले रहा है, एंजाइटी हो गई, उसको उदासी हो गई, भय, तनाव, नशे की लत, ये जो अगर कहा जाए ये कहीं ना कहीं अगर कहा जाए उसके मतलब जो है वो शारीरिक विकार नहीं लेकिन भावनात्मकता को प्रभावित करते हैं। एक व्यक्ति नशा करता है तो नशे के बाद आप देखिए उसकी भावनाओं में बदलाव आ जाता है, कई बार जो है वो सकारात्मक हो जाता है, कई बार वो परिवार के साथ डोमेस्टिक वायलेंस करने लगता है। तो हम ये अगर वहां समझ पाए, और समझ कैसे पाएंगे कि जब आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा, ठीक है, जब आपने ये साइकोलॉजी के इस टॉपिक को पढ़ा होगा अपने सिलेबस में, इस नजरिए से अगर आपने पढ़ा होगा कि यार एक्चुअल जो अगर कहा जाए कि पोस्ट ट्रॉमेटिक जो है स्ट्रेस डिसऑर्डर क्या होता है, सिजोफीनिया क्या होता है, नशे की लत जो है अगर कहा जाए क्या होती है, मीनिया जिसको अपन आम भाषा में उन्माद बोलते हैं, ठीक है, वो क्या होता है। कई बार आजकल छोटे छोटे बच्चों के अंदर ये समस्या देखी, बड़ा उन्मादी प्रकृति के होते हैं, बड़ा गुस्सा आ जाता है उनको, एकदम जो है वो बहुत ज्यादा जो है अगर कहा जाए कि ओवर एक्टिव जो हो जाते हैं बच्चे, कई बार ये भी एक समस्या है, हम लोगों को समझ नहीं पड़ता। उदास व्यक्ति हो जाता है, दुख है, चिड़चिड़ापन है, वो अपने अंदर खालीपन महसूस करने लगता है। ये अगर आपने पढ़ रखे तब उसके आंसर को आपको समझाने में हेल्प होगी, और आंसर जब आप लिखोगे तो नंबर आपको बेहतर मिलेंगे, ये मैं आपको बोल सकता हूँ। क्योंकि लिखना अभी आप ध्यान से लिखें, वो क्या कह रहा है, 30 शब्द में लिखना है। अब अगर अपन टेक्निकली इसको गिने, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, आप खुद देखो 30 ही शब्द है, पर जब हम लिखते लगता है यार इतना इतना, पर टेक्निकली देखा जाए तो उतना नहीं। तो आप इस बात को समझने की कोशिश करो कि वो प्रश्न क्या करता है। तो कभी भी ये ध्यान रखना है कि कई बार हमको लगता है कि हमने ऊपर से पढ़ा नहीं और आंसर तक पहुंच गए, नहीं, उसकी गहराई तक जाना बहुत जरूरी है। आप गहराई तक जाओगे तब आपको जो है वो चीजों में हेल्प मिलेगी। जैसे एक सिंपल सी लोग है कि मनोचिकित्सा के उपचार में आमतौर पर कितना समय लगता है। अब ऊपर तो उसने ये लिख दिया, यहाँ पर यहाँ एक लाइन में उसने अपनी बात जो है वो लिख दिया है कि मनोचिकित्सा एक दीर्घकालीन उपचार है जो उन विश्वासों और व्यवहारों को संबोधित करता है जो अब मरीज के लिए लाभकारी नहीं है। मतलब जिन घटनाओं के कारण वो समस्या ने जन्म लिया, उस घटना से उसको बाहर निकालना, ओवरकम करना, बाहर लाना, ये मनोचिकित्सक का मूल उद्देश्य। तो अगर हम यहाँ एक लाइन उतना ही लिखते कि दीर्घ मतलब इतना लिख देते कि यहाँ हो जाता है कि मनोचिकित्सक जो है अगर कहा जाए दीर्घकालीन, पर नहीं, मैंने क्या लिखा, अभी आप खुद समझो इस चीज को कि मनोचिकित्सा मरीज की सोच प्रक्रियाओं और उनकी दुनिया में होने वाले तरीकों पर निर्भर है। पुरानी शारीरिक उससे जुड़ा पुरानी शारीरिक और भावनात्मक समस्याओं का गहराई से अध्ययन किया जाए, है ना। जैसे मान के चलिए अभी मैंने पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर कहा कि किसी किसी कोई व्यक्ति दाम्पत्य जीवन में है,
पति और पत्नी के बीच एक बहुत, अगर कहा जाए कि बड़ा अच्छा प्रेम संबंध है, और पत्नी की अगर कहा जाए, पति की जो है अगर कहा जाए 10-12 साल पहले मृत्यु हो गई, और उसके बाद उसको जो है वो उसका, उसके जीवन में उसको खालीपन महसूस होने लगा। तो उसके साथ 3-4 घटनाएं। पहला कि वो पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर में चला गया, मतलब समय हर समय उसको उसकी याद आती रही। दूसरा कि उसको जो है वो एक प्रकार का डिप्रेशन आ गया, अवसाद आ गया, वो हमेशा अपने आप को समाज से जो है कटा हुआ महसूस करने लगा, अलग थलग रहने लगा, शांत, दुख, चिड़चिड़ेपन और खालीपन महसूस करने लगा। तीसरा कि उसको हेलुसिनेशन की प्रॉब्लम होने लगी। हेलुसिनेशन का मतलब है कि वो अपने घर में अपनी पत्नी से या अपने पति से, जो भी गया है, उससे काल्पनिक रूप से बात करने लगा। इसको अपन आम भाषा में हेलुसिनेशन भी जो है वो कहते हैं, यानी कि मति भ्रम हो गया, कि वो कह रहा है कि अच्छा अच्छा तुमने उस दिन खाना क्यों नहीं अच्छे से बनाया, ऐसी बात करने लगा। अब ये मतलब आपके दिमाग में ये चीज होना चाहिए, जब जाके कहीं आंसर तक आप जा पाओगे। और यहाँ मैंने शुरू, जब आर्टिकल शुरू करा था, मैंने एक चीज आपको समझाने की कोशिश करी कि केस स्टडी इसलिए नहीं डाली गई कि आपको केस देख के उसको करना है, कोई आपको वकालत नहीं करना है कि केस स्टडी वैसे। केस स्टडी कि कल को आप अधिकारी बनोगे। तो एक महिला, ध्यान समझिए, एक महिला जिसके पति की 8 साल पहले मृत्यु हो गई, और वो पेंशन के लिए भटक रही है, और पेंशन संबंधी कुछ कागजात में जो अगर कहा जाए कमी है, और आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, वो कई बार ट्रेजरी के चक्कर लगा चुकी है, और आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर में वो आज आपके सामने है, और उसने गुस्से में उठाकर आपको एक तमाचा जड़ दिया। तब आप उसको तमाचा नहीं मारोगे, उससे अभद्रता नहीं करोगे। अगर आपने ये केस स्टडी पढ़ी होंगी तब आपको समझ पड़ेगा कि वो किस ट्रॉमेटिक कंडीशन से गुजर रही है, वो किस मनोदशा से गुजर रही है, वो किस आर्थिक समस्या से जूझ रही है, वो किस, जो अगर कहा जाए, भावनात्मक समस्या से जूझ रही है, तब आपको एहसास होगा, अदरवाइज आपको एहसास ही नहीं होगा। तो आजकल के अधिकारी आपने देखा होगा कई बार जो है वो, उनके साथ कोई किसान है या कोई मजदूर है, कुछ उनके साथ कुछ हॉट टॉक कर लेता है, तो वो भी हॉट टॉक करने लगते हैं। तो समझ नहीं पा रहे उसकी समस्या, उस जगह जाके खड़ा होगा ना, तब उसको वो फील होगा। एक किसान ने जबरदस्त मेहनत से फसल लगाई, सपने बुन लिए, इसका ये करूंगा, बेटे की शादी करूंगा, बेटे को कॉलेज में एडमिशन दूंगा, फलाना करूंगा, फसल बर्बाद हो गई। अरे उसका एग्रेशन तो बिल्कुल अलग लेवल पर होगा ना, वो तो हो सकता है मारपीट कर दे तुम्हारे साथ आके। तो तुम सोचोगे बस प्रशासनिक अधिकारी को मान लिया तो मैं भी उसको पीट लूं, पर तुम उसके गहराई तक अगर जाओगे तो वो घटना होने ही नहीं दोगे, तुम उसको समझ पाओगे समस्या को। तो ये तभी संभव है जब हमारी सोसाइटी के प्रति सोच जो है विकसित हो। तो अब यहाँ पर कितना समय लगता है, तो हमको दिख रहा है कि समस्या बहुत, जैसे डिप्रेशन, जरूरी नहीं कि डिप्रेशन एक दिन में हो। डिप्रेशन कई समय से, आप में से जिनको ना मालूम हो तो ये भी मैं बता दूं कि डिप्रेशन अगर आपका 2 साल से ज्यादा का है किसी का, तो इसको डिस्थीनिया कहा जाता है। वो डिप्रेशन जो है अगर कहा जाए नहीं आता, उसका एक नया नया नाम बन जाता है, उसको लोग बाग जो है अगर कहा जाए डिस्थीनिया के नाम से प्रोनाउंस करने लगते हैं, कि लंबे समय मतलब वो डिप्रेशन में चला ही गया है। तो अगर उसको डिप्रेशन यानी डिस्थीनिया हो गया है यहाँ पर, तब जो अगर कहा जाए हम उसको कैसे निकालेंगे, तब हमको उस डिप्रेशन के पीछे के कारण, 2 साल पुराने, 4 साल पुराने कारण पे जाना पड़ेगा। उस कारण को वहां से खत्म करना पड़ेगा, जिसके लिए लंबी सिटिंग्स, जो लंबी काउंसलिंग जो है वो होती हैं। तो कई बार ये 2 साल, 3 साल, 4 साल, और कई बार तो 10-10 साल तक मनोचिकित्सा से संबंधित उपचार चल, 10-10 साल तक चलते हैं। ऐसे भी केसेस आपको सोसाइटी में मिल जाएंगे। तो टेक्निकली हमें समझ पड़ा कि एक दीर्घकालीन उपचार पद्धति है जो कुछ माह से कुछ वर्षों तक का समय लग सकता है। मनोचिकित्सा व्यक्ति के विश्वास, व्यवहार और पिछले अनुभव, अब लिखा मैंने वही है जो ऊपर केस में दिया, बस उसको शब्द दे दी। वहां उसने केवल क्या लिख दिया, दीर्घकालीन उपचार पद्धति। मैंने लिख दिया दीर्घकाल का मतलब है कुछ माह से कुछ वर्ष। कोई भी चीज अगर दीर्घकाल के लिए, जैसे आप कहो ना कि हमें भाई लॉन्ग टर्म के लिए लोन चाहिए, तो इतना तो कॉमन सेंस है कि यार 1 साल से ऊपर का ही होगा। लॉन्ग टर्म कभी भी जो है वो 1 साल से कम का तो लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन नहीं आएगी, वो तो शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन में आ जाएगा। तो अगर वो लॉन्ग टर्म की बात कर रहा है तो कॉमन सेंस है कि यार कई वर्षों तक चल सकती है प्रक्रिया। तो मनोचिकित्सा व्यक्ति के विश्वास, व्यवहार, पिछले अनुभवों के आधार पर वर्षों तक चल सकती है। मनोचिकित्सा उन विश्वास और व्यवहार को भी संबोधित करती है जो अब मरीज के लिए अलाभकारी नहीं। इसका क्या मतलब है कि जिस कारण वो घटना घटी उसको भी देखा जाएगा, उससे उसको बाहर निकाला जाएगा। ठीक है, जैसे अगर कहा जाए कि मनोभ्रम है यहाँ पर, या नशे के आदि किसी व्यक्ति के उपचार के लिए कई वर्षों का समय लग सकता है। मनोभ्रम मैंने कहा ना, हेलुसिनेशन हो गया उसको, कई तरह का इंसान को जो है मनोभ्रम हो जाता है, किसी किसी को कुछ आवाजें आती हैं,
लगता है कि मुझे कोई बोल रहा है, मुझे कुछ चीज सुनाई देती है, वो कई सालों तक होता है। यहाँ पर बाइपोलर डिसऑर्डर जो है, दो ध्रुवीय विकार आ जाता है, वो दो पर्सनालिटी अलग अलग जीने लगता है। वो एक फिल्म थी साउथ की, उसमें उसके सामने बाल आ जाते हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा वो फिल्म का, जो है वो उसमें ये आई या ऐसे कुछ, आई तो नहीं थी शायद, कुछ ऐसी कुछ फिल्म थी वो, उस फिल्म में ये चीज जो है वो दिखाई गई। तो सोशल एंजाइटी, डिप्रेशन, सिजोफीनिया, ये आपने अगर पढ़ रखे ना, ये अगर कहा जाए कि पढ़ रखे, सिजोफीनिया में व्यक्ति कुछ कल्पनाएं करता है, उसको हकीकत मानने लगता है। कल्पनाएं का मतलब है कि किसी व्यक्ति ने सिविल सर्विस की तैयारी करी, हालांकि आप इसको उस नजरिए से मत लीजिएगा, लेकिन एक कोई परिस्थिति रही कि उसका चयन नहीं हो पाया, और उसने अपने आप को मान लिया कि अब तो मैं कलेक्टर हूं, और वो उस तरह से एक्ट करने लगा सोसाइटी में जाके। ये मनोविदलता के जो है वो कारण में होते हैं, वो हकीकत के रूप में उसको जो है वो ले लेता है। तो अगर ये पता है तब हम आंसर तक जा पाएंगे ना, नहीं तो हम कैसे जो है वो अगर कहा जाए आंसर तक जा पाएंगे। और ये केस स्टडी के जो आंसर होते हैं ना, ये कहीं लिखे हुए नहीं मिल सकते। आप सोचोगे मैं किसी गाइड से लिख दूं, वो कैसे लिखूंगा? ये तो आपको अपनी अप्रोच से ही जो है वो सोचना पड़ेगा वहां पर। दूसरा है, क्या मनोचिकित्सा और परामर्श एक दूसरे के विकल्प है? यानी यहाँ पर एक काउंसलिंग की बात है और एक है साइकोथेरेपी की। तो पहले तो अपन केस को समझें। ऊपर ऊपर का जो केस है उसमें लिखा है कि मनोचिकित्सा और परामर्श दोनों ही सहायक होते हैं, वे एक दूसरे के पूरक होते हैं। उसने पहले तो ये बता दिया कि वो एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, किसी भी दृष्टि को अपनाया जाए, मनोचिकित्सा और परामर्श के बीच भिन्नताएं हैं यहाँ पर। तो अब मनोचिकित्सा उसके बीच अगर भिन्नता है, तो हमें लगते एक जैसे हैं अगर कहा जाए, लेकिन है जो अगर कहा जाए जो अगर कहा जाए क्यों है, इसको समझते हैं। पहले तो मनोचिकित्सा भी अपन ने ऑलमोस्ट समझ लिया कि कोई व्यक्ति है जिसको किसी तरह का कोई फोबिया है, किसी को सिजोफीनिया, जो मैंने अभी कहा, सिजोफीनिया मतलब डिल्यूशन हो गया, उसको भ्रम हो गया, हेलुसिनेशन हो गया, जिसको पनाम भाषा में मति भ्रम बोलते हैं, वो डिप्रेशन में चला गया, सुसाइड थॉट उसको आ रहे हैं। यहाँ पर अगर कहा जाए, ये जो है अगर कहा जाए, उसको सोमेटिक हेलुसिनेशन हो रहा है, दैहिक विभ्रांति जिसको बोला जाता है, शरीर से में का ये चीज मेरे से अलग हो गई, ऐसे कुछ अगर हो रहा है, इसमें सब में मनोचिकित्सा की जरूरत है। काउंसलिंग, अभी अक्टूबर चल रहा है, आप दिसंबर जनवरी से देखेंगे टीवी न्यूज पर कई काउंसलर्स के इंटरव्यू आना शुरू हो जाएंगे, जो ये बताएंगे कि भाई जो एग्जाम आ रहा है उस समय एंजाइटी को कैसे कम करें। ठीक है, जो उस समय जो है वो आपको घबराहट हो रही है, चिंता हो रही है, उसको कैसे कम करें। एग्जाम के बाद अगर आपके नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं तो कोई गलत कदम ना उठाएं। बहुत सारे काउंसलर, तो काउंसलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो हाल फिलहाल में हमारे साथ घटनाएं जो घट रही हैं उनसे जुड़ी हुई समस्याओं के ऊपर काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति के पति और पत्नी के बीच वैवाहिक संबंध अच्छे ना होने के कारण घर में होने वाला झगड़ा, ठीक है, मारपीट, घरेलू हिंसा, इसमें मनोचिकित्सा की जरूरत उतनी नहीं है लेकिन काउंसलिंग की हाँ। लेकिन अगर मान के चलिए पति पत्नी में से कोई एक डिप्रेशन से पीड़ित है, लंबे समय से कई वर्षों से नशे की लत में है, तब हमको मनोचिकित्सा के पास जाना पड़ेगा, तब मनोचिकित्सक जो है उसमें काम करेगा, वो एक अलग मुद्दा है। यहाँ हम काउंसलिंग करेंगे। कोई व्यक्ति अगर मान के चलिए कि उसको रोजगार नहीं मिल रहा, रोजगार से वो जुड़ नहीं पा रहा, उसके कारण उसको जो है वो घबराहट, तनाव जैसी स्थितियां बन रही हैं, तब हम काउंसलर के पास जा सकते हैं। आप पुलिस में हो, प्रशासन में किसी महत्वपूर्ण पद के ऊपर हो, एसडीएम हो, कलेक्टर हो, एसपी हो, या पुलिस में किसी भी पद के ऊपर हो, उस समय स्ट्रेस आप मैनेज नहीं कर पा रहे, तनाव का प्रबंधन नहीं कर पा रहे, तब आपको किसी काउंसलर की जरूरत पड़ेगी। कई बार देखा होगा कि तनाव, आपने कई ऐसे केस भी देखे होंगे कि ऐसा भी एक दो केस मैंने पढ़े कि स्ट्रेस को मैनेज ना करने के कारण सर्विस रिवॉल्वर से किसी ने सुसाइड कर, सर्विस, स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पा रहे। अभी एक इंदौर की भी घटना थी, एक पुलिस ऑफिसर की, जिन्होंने अपनी बिल्डिंग से ही जो अगर कहा जाए सुसाइड कर लिया। एक्चुअल कई कारण है, हो सकता है कि इसके पीछे का एक कारण अवसाद हो सकता है कि डिपार्टमेंटल प्रेशर आप झेल ना पा रहे। तो परामर्श जो है यानी काउंसलिंग, आप खुद कॉमन सेंस में समझो कि यार एक काउंसलर क्या काम करता है। स्कूलों में काउंसलर्स होते हैं, जब आप 12वीं पास कर लेते हो तब आपको क्या आगे क्या बढ़ना चाहिए, क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, काउंसलिंग का काम है। यानी काउंसलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे आम जीवन में अभी हाल फिलहाल की समस्याओं को ठीक कर सकती है। जैसे पति पत्नी के बीच अगर तनाव है, काउंसलिंग ठीक कर सकती है। ठीक है, किसी रोजगार संबंधी कोई मुद्दा है, काउंसलिंग ठीक कर सकती है।
दोस्तों के बीच अगर कहा जाए, आप जो है वो सपोज मान के चलिए किसी कॉलेज में रैगिंग हो रही है, तो उसके कारण आपको कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई। आप काउंसलिंग से जो अगर कहा जाए अपने आप को, कई बार होता है ना कि बच्चे कहते हैं कि रैगिंग के कारण, ऐसे भी केस मैंने देखे, रैगिंग के प्रेशर को ना झेलने के कारण कई बार जो है बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। आप सोचिए, काश कि हम एक अच्छा काउंसलिंग मॉडल जो है वो कॉलेज के अंदर ला पाते कल को। आप मतलब मैं बार बार आपको ये चीज इसलिए इतनी विस्तार में पढ़ा रहा हूँ कि आप इस बात को समझें कि कल को आप प्रशासन में जाएंगे तो आपकी रोल क्या हो। आपका ये रोल नहीं है कि एसडीएम बनने के बाद या डीएसपी बनने के बाद सैलरी लो, एंटरटेन करो, गाड़ी पे बत्ती लगाओ, और ये मोबाइल लेकर जो है वो सोसाइटी में घूम घूम कर लोगों का फोटो वीडियो बनाओ और अपने आप को प्रेजेंट करो। नहीं, आपका रोल है कि सोसाइटी की जो समस्याएं हैं, ठीक है, उससे उसको बाहर निकालो। अगर आप कॉलेज में जा रहे हो, तो आप कॉलेज के अंदर जब कोई देखोगे समस्या कि यार बहुत रैगिंग हो रही, तो आप कॉलेज प्रशासन से कहो कि भाई आपने अच्छे काउंसलर्स क्यों नहीं अपॉइंट किए, एक अलग से जो है वो पैनल बनाइए काउंसलिंग के लिए। किसी को है तो वो इंडिविजुअल उससे संपर्क करे। बच्चे के साथ कोई घटना घट रही, तो हमें ये बात बहुत अच्छे से समझ पड़ी कि परामर्श और मनोचिकित्सा पूरक हैं, मान लिए जाते हैं। और टेक्निकली उनमें बहुत ज्यादा जो है अगर कहा जाए कि जो है वो मतलब अंतर देखना पड़ेगा। पूर्ण रूप से पूरक नहीं माने जाते, है ना, पूर्ण रूप से पूरक नहीं माने जाते, पूरक हैं लेकिन पूर्ण रूप से नहीं माने जाते, कहीं ना कहीं एक दूसरे में क्लैश भी करते हैं। हाल फिलहाल में अवसाद हुआ तो मनोचिकित्सक के पास भी जा सकते हो और परामर्श वाले के पास भी जा सकते हो। तो हम ये समझ सकते हैं कि मनोचिकित्सा और परामर्श, हाँ। अब इस प्रश्न में कई चीजें जो है वो आपकी केस स्टडी में नहीं है, लेकिन मैं यहां पर एक बताऊं, मनोचिकित्सा आपकी प्राइमरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, ठीक है, और परामर्शकर्ता सेकेंडरी, यानी परामर्शकर्ता हमेशा जो अगर कहा जाए आपके गौण लक्षणों को देखेगा, जिनको अपन सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। मनोचिकित्सक अंदर जाएगा, समस्या की जड़ तक जाएगा, जिसके लिए लंबा समय लेगा। परामर्शकर्ता ऊपर ऊपर ऊपर, अभी क्या हो रहा है, अच्छा ये चीज हो रही है, कितने दिन से हो रही है ये प्रॉब्लम, अच्छा उसके पहले तो नहीं थी, वो उसके आधार पर। तो अगर हम वहां शांत मन से इस बात को समझें कि परामर्श और मनोचिकित्सा यानी मनोरोग और सामान्य समस्याएं दोनों अलग अलग हैं, तब जाके कहीं हम इसके आंसर को विस्तार में लिख पाएंगे। नहीं तो वहां तो उसने एक लाइन में ही लिख दी बात, फिर कैसे जो है अगर कहा जाए यहाँ पर। और जो अगर कहा जाए कि यही चीज उसने यहाँ पर दी कि भाई एक विकल्प है, अब इसी को जो अगर कहा जाए अंतर क्या है, तो अंतर जो अगर कहा जाए ये मैंने यहाँ पर लिखे कि भाई मनोचिकित्सा मानसिक और भावनात्मक जो विचारों से उत्पन्न एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है जो कई वर्षों तक चल सकती है। परामर्श किसी वर्तमान मुद्दे पर केंद्रित होता है, जिसके लिए अल्पकालिक उपचार की आवश्यकता हो, है ना। मनोचिकित्सा जहाँ जो है वो समस्या की गहराई से अध्ययन करता है, वहीं परामर्श केवल सतही अध्ययन करता है। हम कह सकते हैं परामर्श एक सेकेंडरी प्रोसेस, गौण प्रक्रिया है, जबकि मनोचिकित्सा एक प्राथमिक प्रोसेस। परामर्श किसी मानसिक और भावनात्मक विकार को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं कर सकता। पूर्ण रूप से क्यों? क्योंकि उसकी अभी की जो चैलेंजेस हैं उसको देख रहा है वो, पुरानी नहीं देख रहा है, अभी के जो चैलेंजेस हैं उसको देख रहा है। और मनोचिकित्सा उसके पूरे फेस को देख रहा है। तो इस तरह से आप ध्यान से देखो कि केस स्टडी के अंदर जितना आर्टिकल लिखा ना, इतना बड़ा तो केस ही है टोटल ओवरऑल। इतना ही केस दिया हुआ है, इतने को एक एक आर्टिकल में लिखा। तो इसमें मुझे ये लगता है कि आपको दो चीजें जो बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। एक तो जो आपका टॉपिक है, ठीक है, यानी साइकोसिस और जो अगर कहा जाए साइकोथेरेपी, यानी मनोविकार और मनोचिकित्सा, उसको आप अच्छे से पढ़ें। आज बहुत सारे जो अगर कहा जाए मनोविकार हमें हमारे पर्यावरण से भी मिल रहे हैं, जिनको हम आम भाषा में एनवायरमेंटल साइकोलॉजी भी जो है वो कहने लगे, पर्यावरणीय जो अगर कहा जाए मनोविज्ञान। पर्यावरणीय समस्याओं के कारण जो है वो आदमी परेशान है। कई जो अगर कहा जाए मेंटल और पूरी जितनी भी मेंटल इश्यूज हैं, कम से कम उनके बारे में आपके पास व्यवहारिक, है ना, जैसा भी एक वर्ड मैंने बोला था ना, हेलोसिनेशन, तो पता होना चाहिए कि मति भ्रम क्या हो रहा है। कोई चीज बार बार दिख रही है सामने आंखों के, लोग पहले अरे भूत दिख रहा, भूत नहीं दिख रहा, वो उसको विज्ञान की भाषा में हेलोसिनेशन कहते हैं। अगर बार बार जो अगर कहा जाए उसको, आपका कंसंट्रेशन नहीं है, आप ये आर्टिकल को अभी मुझे देख रहे हो और आप 5 मिनट, अरे यार नहीं पढ़ रहा, ये कमजोर एकाग्रता का जो है अगर कहा जाए लक्षण है। बार बार बहुत ज्यादा थकावट महसूस आप लोग को हो रही है, किसी को ड्रग एडिक्शन हो गया आजकल। आप सोचो कि अगर 18-18 हजार, 8-8, 10-10, 20-20 हजार करोड़ की ड्रग पकड़ा रही है,
तो निश्चित रूप से उसको उपयोग करने वाले भी तो लोग होंगे। तो ड्रग एडिक्शन कई सारी मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों को जन्म देती है। अभी आपको 15 दिन पुराना मैंने एक दैनिक भास्कर में आर्टिकल पढ़ा था, आप पढ़ोगे मिल जाएगा। उसमें एक ऐसे लड़के की कहानी थी जिसका सिविल जज में जो टॉपर था, मतलब उसके जो मेंस में स्कोर थे वो टॉप के स्कोर थे। जिस दिन उसका सिविल जज का इंटरव्यू था, उस दिन आप पढ़ोगे मिलेगा, उसमें नाम नहीं लिखा था लेकिन मिल जाएगा, आप थोड़ा सा पीछे जाके ढूंढोगे देने के बाद। तो उसमें लिखा था कि जिस दिन उसका सिविल जज का इंटरव्यू था, उसको लगा कि इंटरव्यू में टाइम है तो मैं एक बियर पी लेता हूँ। वो जाके कहीं जो है वो बियर पीने के लिए बैठ गया और उसको लगा कि एक और ले लेता हूँ, और उसका समय निकल गया और इंटरव्यू नहीं दे पाया। उसके कारण वो डिप्रेशन में चला गया। उसके बाद बहुत सारी चुनौतियां हुई और उसके जीवन में कितने उथल पुथल है वो उसमें लिखा हुआ था। काश कि अगर वो घर जो है, अगर कहा जाए नशे का आदी नहीं होता तो आज कहीं अच्छी जगह जो है वो जज के पद के ऊपर होता। तो आप जब तक समझोगे नहीं कि कंफ्यूज थिंकिंग क्या होती है, डिप्रेशन क्या होता है, आप में से बहुत सारे, और हम, मैं आप क्यों बोलता हूँ कि जितने सुन रहे हैं हम में से कहीं किसी को लग रहा है कि ये चीज हमारे अंदर है, तो हम इससे कैसे बाहर निकलेंगे? हम सबसे पहले काउंसलर के ही पास जाए। हमारे आसपास ही अगर कहा जाए घटनाएं घट रही हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं, हमें पता ही नहीं होता है कि घटना हमारे आसपास। तो सोशल आइसोलेशन, हम में से कई को लगता है कि वो सामाजिक अलगाव जो है अगर कहा जाए, उनको बहुत ज्यादा अगर कहा जाए कि फेयर होता है, एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, डिलेशन जो है बहुत ज्यादा होता है, हेलुसिनेशन बहुत ज्यादा होता है। ये समस्याएं आपको अगर किसी को लगती हैं तो सबसे पहले काउंसलिंग करना चाहिए। और यही अच्छे अधिकारी की खासियत है कि वो इन विषयों के ऊपर अगर व्यवहारिक ज्ञान हासिल कर लेंगे तो कल को जो है अगर कहा जाए समाज में ऐसी घटनाओं को रोकने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते। इसीलिए ये सब टॉपिक डाले, नहीं तो टॉपिक क्यों डालते हो यहाँ पर। तो ये पहला केस स्टडी हो गया। अब हम दूसरे केस स्टडी पे आते हैं। जोगिंदर कुछ साल पहले अमरपुर जिले में मजिस्ट्रेट थे। अब आपको मैं एक और चीज अच्छी बताऊं, पहले तो समझिएगा केस स्टडी के लिए आसपास की चीजों का ज्ञान होना कैसे जरूरी। जैसे शुरू की 2 लाइन से मैं लिंक करता हूँ। वो लिख रहा है कि जोगिंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ऑलमोस्ट सबको मालूम है कि वो कलेक्टर रहे होंगे कहीं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जो है वो पद पर जो है वो रहे होंगे, क्योंकि कलेक्टर और डीएम जो है। दूसरा नीचे आ रहा है कि जोगिंदर अमरपुर चले गए और राजस्व बोर्ड के सदस्य बन गए। अब आपको मैं एक बहुत अच्छी चीज दिखाता हूँ। पहले तो कि आपको आसपास का व्यवहारिक ज्ञान कितना होना चाहिए। तो अपन गए एमपी लैंड रेवेन्यू कोड, ठीक है, ये हमने एमपी लैंड रेवेन्यू कोड की जो है वेबसाइट जो है वो खोली, और यहां से हमने एक एमपी लैंड रेवेन्यू जो है अगर कहा जाए कोड क्लिक कर लिया। अब एमपी लैंड रेवेन्यू कोड क्लिक किया तो आपको कुछ अच्छी चीजें मिलेंगी। पहले तो समझिए, उसमें बोल रहा है कि उनको रेवेन्यू जो बोर्ड है उसमें एज ए मेंबर जो है वो शामिल किया गया। तो ये आपको पढ़ना नहीं, मैं आपको बता क्यों रहा हूं वो समझिए। कि एक अच्छा प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए सोसाइटी के हर पहलू को समाचार पत्रों से पढ़ने की आदत डालोगे, तब कहीं आंसर तक जो है वो पहुंच पाओगे। मैं सीधे आपको जो है अगर कहा जाए रेवेन्यू बोर्ड तक लेके जा रहा हूँ ना, नीचे। तो यहाँ हम सबसे पहले ये पहुंच गए रेवेन्यू बोर्ड, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, रेवेन्यू बोर्ड ये है, राजस्व बोर्ड या रेवेन्यू बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लिखा हुआ है। इसमें वो लिख रहा है कि भाई आपको बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदर जो है अगर कहा जाए शामिल होना है, तो कौन जो है अगर कहा जाए इसके अंदर शामिल हो सकता है, मतलब आपको शामिल होने के लिए जो है वो क्या होना चाहिए। तो क्या लिख रहा है, पहला, कि कोई भी व्यक्ति मंडल के सदस्य के रूप में नियुक्त होने के लिए तब तक आहारित नहीं होगा जब तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र ना हो, नंबर 1, राजस्व अधिकारी ना रहा हो और कलेक्टर की पद की श्रेणी से अनिम्न पद यानी उससे नीचे के पद पर ना हो, कम से कम 5 वर्षों तक धारण ना करा हो। यानी ये मैंने क्यों बताया आप समझिए। मैंने इसलिए बताया कि उसने वो जो उसको वहां लेकर गया, मतलब कि वो एक अच्छा सीनियर ऑफिसर था, अच्छा कलेक्टर के पद पर रह चुका था, उसके बाद उसकी इस योग्यता के आधार पर, उसके सर्विस रिकॉर्ड के आधार पर, और उसके बिल्कुल साफ सुथरे अगर कहा जाए, क्योंकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक प्रकार की कोर्ट ही है, ये ध्यान रखिएगा। जब कोई किसान अपनी जमीन से संबंधित मुद्दों में पहली चुनौती पेश करता है तो नायब तहसीलदार की कोर्ट आती है। नायब तहसीलदार के बाद वो तहसीलदार, तहसीलदार के बाद वो एसडीएम, एसडीएम के बाद वो एडीएम, एडीएम के बाद वो डीएम, और वहां से जब हार जाता है तो वो कमिश्नर के पास जाता है। और आखिरी चुनौती है, अगर वो न्यायपालिका का शरण ना लेना चाहे तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में भी वो अपील कर सकते। तो टेक्निकली हमें हमको यहां पर दिख रहा है कि प्रश्न की कहानी आपको समझ पड़ी होगी कि लिंक है ये,
और ये लैंड रेवेन्यू कोड आप लोग थोड़ा सा 10-12 सेक्शन शुरू के पढ़ लेना, क्योंकि जिस कलेक्टर, एसडीएम, नायब तहसीलदार, तहसीलदार का आप सपना देख रहे हैं, वो सब ये बोर्ड ऑफ मतलब लैंड रेवेन्यू कोड के अंदर ही परिभाषित है। अभी जो साइबर तहसील आई वो इसके अंदर अमेंड करके साइबर तहसीलदार एक शब्द भी जोड़ना पड़ा उनको। तो अब हमारे सामने प्रश्न क्या है वो समझे। भाई ताश खेल रहा है बंदा, एडवोकेट्स क्लब में नियमित रूप से ब्रिज खेलने जाता है। कुछ उसके पार्टनर्स वकील हैं जो दोस्त हैं, है ना, यानी कोई ब्लड रिलेशन वाली बात नहीं है, दोस्त हैं उसके, फ्रेंड्स। और अमरपुर चले गए हैं, और अमरपुर जो अगर कहा जाए और राजस्व बोर्ड के सदस्य बन गए। बोर्ड के सदस्य होने के नाते उन्हें जमीनों के मामले में अपील सुननी होती है ना, जो भी अगर कहा जाए जमीनों के मामले का मतलब है। अब इसके अंदर फिर थोड़ा सा अंदर चले जाएं, जमीनों के मामले की अपील का क्या मतलब है कि चूंकि अमरपुर अचानक औद्योगिक केंद्र बन गया, वो केस में बताना है, नो डाउट औद्योगिक केंद्र बन गया, तो लैंड एक्विजिशन करना पड़ रही होगी, यानी भूमि अधिग्रहण। और भूमि अधिग्रहण कानून के तहत जो प्रावधान है उसके तहत ये केस सुन रहे होंगे कि सामने वाले की हमने भूमि अधिग्रहित की, तो उसको जो कंपनसेशन है, मुआवजा है, क्षतिपूर्ति है, वो उस जो अगर कहा जाए तरीके से मिला कि नहीं मिला, ये देखना उनका दायित्व। ये बिल्कुल वैसा है जिसे आपने ओखला नाम का जो अगर कहा जाए कि गांव का नाम सुनो, वो एक गांव ही था। फिर धीरे धीरे वहां पर औद्योगिक केंद्र विकसित हुए, तो नाम पड़ गया न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको बाद में लोग बाग नोएडा जो अगर कहा जाए के नाम से जाने लगे। तो अब हमारे सामने ये है कि कोई चीज अगर औद्योगिक बन गई, तो औद्योगिक रूप से बन गई है, तो उसका काम है कि वहां के लोगों को, तो आपको याद होगा। अब यहाँ देखिए, नॉलेज केस के अंदर जो लिखा उसके अलावा आज के आप न्यूज़पेपर से कितना अपडेट हैं, आपका करंट अफेयर्स कितना अच्छा है, आपका विषय के ऊपर ज्ञान कितना अच्छा है, ये केस स्टडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको याद होगा 2013 में भारत सरकार ने एक एक्ट लेके आई थी, द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। उसके अंदर ही था कि आप जो भी काम कर रहे हो, कंपनसेशन जो दे रहे हो, उसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, उसके विस्थापन की व्यवस्था करना चाहिए, सेटलमेंट ठीक करना चाहिए, ये उसमें यहाँ नहीं है। लेकिन अभी इसकी घट जो इसके साथ केस में बातें हैं, उसमें जरूरत पड़ेगी इस बंदे की कि इसको बिठाया, तो उन सिद्धांतों को इसको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे अगर कहा जाए, आप इसको सिंपल कीवर्ड टाइप कर लीजिए, यहाँ पर एक कीवर्ड टाइप कर लीजिए, एक सेकेंड, लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013। तो इस एक्ट का जब आप नाम देखेंगे तो ये लिखा हुआ है, द राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड, फेयर कंपनसेशन मतलब वकील के कहने पर, वो जैसे मान के चलिए वकील केस लड़ रहे हैं किसी औद्योगिक संस्थान की ओर से, और जमीन किसान की है। और अगर मान के चलिए वो वकील फेवर में कहे कि साहब 15 लाख की जगह आप 8 लाख में कर दो यार, ठीक है देख लो, तुम तो हमारे मित्र ही हो। और अगर वो ऐसा करे, तो ये फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी का जो सिद्धांत है, जो कानूनी रूप से उसके लिए बनाया गया, ये उसके अगेंस्ट जाके काम कर रहा है। ये उसके अगेंस्ट जाके काम कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। इसको आप हिंदी में भी आप जब पढ़ना चाहो तो हिंदी में भी आपको जो है ये नाम मिल जाए। ये मैं इसलिए बताता हूँ, ये लिखा, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013। ये नया एक्ट है, ब्रिटिश काल के जो अगर कहा जाए यहाँ पर। तो लोगों के अनैच्छिक विस्थापन को कम करता। भाई इच्छा ही नहीं है, पूरा गांव कह रहा नहीं जाना साहब, तो फिर बगल से निकालो यार, कहीं से दूसरी जगह से रास्ता निकालो ना, निकालो ना। आपको मैं बताऊं, ये भोपाल से जो ये नागपुर वाला जो हाईवे है, कभी देखिएगा, भोपाल से अब्दुल्लागंज तक जाइए, शहर शहर के वहीं से गया। क्योंकि इसको बाहर से निकालने में एक तो क्या है कि जमीन अधिग्रहित नहीं हुई, अच्छी जमीनें थी, अधिग्रहित ही नहीं हुई, बहुत सारे चैलेंजेस थे, तो हमने कहा यहीं से जाने दो, अंदर से ही गया, आप कभी देखोगे तो मिलेगा। जबकि आप भोपाल इंदौर जाओगे तो एक अलग केस है। तो प्रश्न ये है कि आपके पास आस पास का अगर नॉलेज हो, तो इंटरव्यू पैनल के सामने आपको आंसर करने में सहूलियत होती है। जैसे अभी आपने देखा हो ना कि भोपाल से चंबल को कनेक्ट करने के लिए कानपुर तक का जो है वो हम एक्सप्रेस वे का काम कर रहे हैं। अब इंटरव्यू दे रहे हो पीएससी का, उसने पूछ लिया कि यार ये क्या जो है वो अगर कहा जाए कि इसमें चैलेंजेस आएंगे, तो आप कहोगे सर एक तो लैंड एक्विजिशन का चैलेंजेस आएगा काफी, जो है अगर कहा जाए वहाँ कृषि योग अच्छी जमीन, उसको एक्वायर करने में चैलेंजेस होंगे।
फिर वो पूछेगा कल को आप एसडीएम बन गए तब आप क्या करोगे, तो आप ये कहोगे कि सर ये भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना उचित प्रतिकार पारदर्शिता अधिनियम 2013 जो था, उसके तहत जो हमारे मध्य प्रदेश शासन ने जो नियम बनाए हैं, जो प्रक्रियाएं बनाई हैं, उनके प्रावधानों के तहत हम ट्रांसपेरेंसी से काम करेंगे, लोगों को समझाएंगे, उनको एक्वायर करने के लिए काम करेंगे, कैसे होगा। तो आप जो केस है उस केस को आप पढ़ क्या रहे हो, अब तो केस को लाइन उठाई और आंसर तक चले गए। आप समझो उसकी गहराई को। मैंने बार बार इसीलिए आपको यही चीज मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपने केस स्टडी अच्छे से कर ली, आप ये मान के चलो आपका 50% इंटरव्यू तैयार है, 50%, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपको। क्योंकि आपके दिमाग में एक बेहतर सोच पैदा होगी, बेहतर रणनीति पैदा होगी कि मैं क्या कदम उठाऊंगा। जैसे वो आजकल देखते हैं ना कि जो कम्युनल इश्यूज होते हैं, सांप्रदायिक जो दंगे वगैरह होते हैं, मैं अभी आ ही रहा हूँ, आपकी केस स्टडी कराऊंगा पूरे पांचों। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि मैं दो दो कराऊंगा कि आपको ये बात समझ पड़े कि आप कल को अधिकारी बने तो क्या करें। तो जो कम्युनल चैलेंजेस होते हैं यहाँ पर अगर कहा जाए, उस पे अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की सालों पुरानी गाइडलाइन पढ़ोगे, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि भैया आप वीडियोग्राफी कराओ और ये जो लाउड स्पीकर बजते हैं वहां पर घटनाओं से पहले, उनको थोड़ा कम कराओ यार। जब वो डीजे वीजे निकालते हैं तो उसकी साउंड को भी कम कराओ, ये उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि ये उन्माद पैदा कर देते हैं कई बार, लोगों के अंदर उत्साह आ जाता है जिसके कारण घटनाएं घट जाती हैं। आज आप यहाँ पर जो है वो सिंपल कीवर्ड टाइप करो। अब यही केस अगर आपको आ जाता, कोई सांप्रदायिक सौहार्द संबंधी दो समुदायों के बीच, कई बार आपने अभी तो पिछले दो तीन महीने में तो बहुत घटनाएं आपने देखी। अभी उत्तर प्रदेश में तो कितनी बड़ी घटना घटी, क्यों घटी? अगर आप इसको पढ़ते, देखिए, सांप्रदायिक सौहार्द, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये मैंने इसलिए इतना कीवर्ड टाइप करा कि इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने आज नहीं, यहाँ पर जमाने पहले जो अगर कहा जाए, पीडीएफ पे जाओगे तो मिल भी जाएगा, नहीं मिलेगा तो मैं अलग से जो अगर कहा जाए कि इसमें कहीं कम्युनल हार्मनी जैसे अगर, अच्छा स्वास्थ्य टाइप हो गया ना सौहार्द की जगह, इसलिए तो एक सेकंड, कम्युनल हार्मनी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये अगर आप यहाँ पर इसको पढ़ेंगे, ये गाइडलाइन कम्युनल हार्मनी, ठीक है, आप ध्यान से देखिए, ये गाइडलाइन आज की नहीं है, ये गाइडलाइन जमाने पुरानी। इस जो अगर कहा जाए को आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको ऑलमोस्ट जो अगर कहा जाए कि जैसे लिखा था हिस्ट्री ऑफ द पास्ट डिस्प्यूट क्लैश, केस स्टडी में हेल्प होती है इन चीजों से। अगर आप इनको पढ़ेंगे हिंदी में चाहो तो हिंदी में भी जो अगर कहा जाए कि ये मिल जाते हैं, ऐसा नहीं कि केवल जो है वो इंग्लिश में मिलते हैं। सरकार तो सब चीजें दे रही है, बस हम उस तक पहुंच जाएं तो वेल गुड है, नहीं पहुंचे जो अगर कहा जाए कि तो चैलेंजेस हैं। तो अगर हम इस केस स्टडी को, ये देखिए, अब इस 27 पेज का कब का है, 2008, 2008 से 2018, 18 से अभी 15 साल पुरानी बात है। इसमें जो बात लिखी है सेम अगर उसको फॉलो करता प्रशासन, तो वो अभी यूपी की घटना नहीं घटती, यूपी की घटना नहीं घटती यहां पर अगर कहा जाए। जैसे वो बता रहा है कि भाई जुलूस आदि निकलने वाले मार्ग विवाद तमन हो तो भविष्य में घटनाओं को कैसे देखेंगे, ठीक है, धर्म प्रवृत्ति संबंधी इतिहास अगर कहीं है तो उसको जो है संवेदनशील चीजों को कैसे देखेंगे, नीचे जाओगे तो सब लिखा, डीजे वीजे सब चीजें जो है वो उसके अंदर लिखी हुई हैं कि कैसे हम इसको खत्म करें। इसलिए मैंने हमेशा ये कहा कि अगर आपके मतलब अगर कहा जाए कंसेप्ट क्लियर, चीजों के बारे में आपको व्यवहारिक ज्ञान, तब आप जो है वो आंसर तक जा पाओगे, नहीं तो आप जो है वो नहीं जा पाओगे। आज यही क्वेश्चन ज्यादातर बच्चों से इंटरव्यू में पूछा जाता है कि यार अभी ये जो घटना घट गई यूपी के अंदर, क्या लगता है कल को एसडीएम होते आप क्या कदम उठाते, कैसे उठाते। तब आप अगर ये 27 पेज की रिपोर्ट को एक बार रफ री, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, जो वहां हुआ है ना वो ये लिखा हुआ है कि लाउड स्पीकरों का अनियमित प्रयोग विभिन्न समूहों के लोगों के बीच अक्सर जुनून पैदा करने और हिंसात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए कारण रहा। लाउड स्पीकरों के प्रयोग की अनुमति देते समय लाउड स्पीकरों प्रयोग को नियमित करने के लिए बनाए गए विभिन्न विधानों के तहत किए गए विधिक प्रावधानों पर लगाई गई किसी विशिष्ट शर्त का शक्ति से अनुपालन और प्रवर्तन करना चाहिए। कि भाई जब आप यूज कर रहे हो वहां डीजे बजा रहे हो तो क्या उस पे बजाओगे, किस तरह की चीजें करोगे, ये सब चीजें जो अगर कहा जाए, ये सब लिखा हुआ है। तो केस में वही बात तो पूछी जाती है और कुछ थोड़ी पूछा जाता है। तो जोगिंदर वाले केस में क्या दिख रहा है कि यार जोगिंदर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में चले गए, प्रशासन में थे,
औद्योगिक केंद्र चूंकि वो जगह बन चुकी है, तो निश्चित रूप से वहां लैंड एक्विजिशन हो रहा होगा, तो उसमें विवाद खड़े हो रहे होंगे, बड़े उद्योगपतियों की ओर से या किसानों की ओर से, किसी की ओर से भी ले ले। जो वकील हैं वो केस को देख रहे होंगे। इन केस में कुछ वकील उनके सामने ऐसे भी आए होंगे जो उनके घनिष्ठ मित्र रहे होंगे, जिनके साथ उनके संबंध बहुत अच्छे रहे होंगे, और जहां हितों के टकराव की बात होगी। सार्वजनिक और निजी मुद्दों में जब आप निर्णय ना ले पाते हो, तब उसको बोलते हैं, ठीक है, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट या हितों के टकराव। इन सब बातों को हमने देखा, और हम क्वेश्चन के ऊपर जो है वो पहुंच गए। पहला, क्या जोगिंदर को अपने वकील मित्रों द्वारा दायर केसों से स्वयं को अलग कर लेना चाहिए? यानी उसको लगा कि यार ये तो मेरे दोस्तों ने लगाए हैं केस, तो हितों का टकराव होगा, और कहीं ना कहीं जो अगर कहा जाए कि मैं उनके फेवर में मुझे डिसीजन देना पड़ेगा, ऐसा सोचेंगे क्या? तो नहीं। तो अब मैंने जो आंसर बनाया वो आप समझिएगा, कि जोगिंदर को उनकी योग्यता, प्रशासनिक अनुभव, कार्यकुशलता के आधार पर ही राजस्व बोर्ड का सदस्य बनाया गया। ऐसा नहीं कि सरकार ने अनुशंसा कर दी कि अरे ये अच्छा आदमी है, इसको बना देने। भाई उसके लिए जो क्वालिफिकेशंस हैं, जो एक्सपीरियंस है, उनका जो सिस्टम में काम करने का तरीका है, वो रहा होगा, इसीलिए वो जो है अगर कहा जाए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। प्रशासनिक अधिकारी का मुख्य दायित्व लोक सेवा के प्रति समर्पण। अब आप सोचें, ये सिलेबस के कीवर्ड मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिए। लोक सेवा के प्रति समर्पण, निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता। हर एक को इन वर्डों का पता होगा। ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता क्या कहती है? वस्तुनिष्ठता सिंपल वर्ड में अगर कोई जैसे आपसे कहे कि एक लाइन में वस्तु निष्पक्षता के बारे में बताओ, तो भाई मैं निष्पक्ष रहकर निर्णय लूंगा। किसी निर्णय में कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा कि मेरे दोस्त ने लगाया तो मुझे उसी के फेवर में डिसीजन देना है। यहाँ पर किसी व्यक्तिगत भावना, किसी तरह के किसी पूर्वाग्रह, किसी पुराने विचार, किसी रिश्ते नाते से जो अगर कहा जाए अलग होकर जो डिसीजन होगा, ये वस्तुनिष्ठता है। ये ध्यान रखिएगा, निर्णय और को अपनी भावनाओं से और पूर्वाग्रह से निर्णय को अलग रखना चाहिए। तो चूंकि लोक सेवक के दायित्व हैं, कहीं भी आप जो है अगर कहा जाए लोक सेवक की विशेषताएं पढ़ोगे, और इंटरव्यू वाला पूछेगा क्या खासियत है, तो आप बोलोगे मेरा जो है सब सेवा के प्रति समर्पण है, मैं निष्पक्ष रहूंगा, वस्तुनिष्ठ रहूंगा, सत्यनिष्ठ रहूंगा, ये कहोगे तो। बट इसकी व्याख्या कैसे करोगे, ये केस स्टडी समझाती है। इस प्रकार जोगिंदर को किसी पूर्वाग्रह से पूर्वाग्रह का मतलब है उसको मन में ये विचार आने नहीं देना कि मेरा दोस्त है या मेरे फ्रेंड्स थे। तो ये जो अगर कहा जाए केस में मुझसे कहेंगे कि यार सॉफ्ट कॉर्नर दे दो यार, हमारे फेवर में कोई डिसीजन दे दो, नहीं। बिना स्वयं को वस्तुनिष्ठता के सिद्धांतों की प्रभावित होना, वस्तुनिष्ठता के सिद्धांतों का पालन करते हुए शासन के द्वारा दी गई जवाबदेही के तहत, जो भी जवाबदेही उसकी है, सॉरी जिम्मेदारी जो है, वो जवाबदेही गलत जो है वो अगर कहा जाए, शासन के द्वारा दी गई जिम्मेदारी के तहत अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करते हुए केस से जुड़े रहना चाहिए, और निष्पक्षता के साथ जो अगर कहा जाए अपना काम जो है वो या दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। ये बिल्कुल वैसा है कि वो पिक्चर याद आ गई मुझे, दीवार, कि भाई रुक जा नहीं तो मैं तुझे गोली मार दूंगा, है ना। तो एक्चुअल जो है अगर कहा जाए प्रशासनिक अधिकारी, जब भी आप कहीं भी प्रशासनिक अधिकारी को पढ़ेंगे, तो उसके अंदर एक तो आपको एक कोड ऑफ कंडक्ट पता होना चाहिए, है ना, मॉडल। मतलब उसके लिए आप एक एक आदत बनाइए। मैं एक और अच्छी चीज आपको बता देता हूँ, कि आप चूंकि आप सिविल सर्विस के स्टूडेंट बनने के लिए दौड़ लगा रहे हैं, तो आप जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की वेबसाइट पर जाइए, मध्य प्रदेश शासन की। नीचे आपको जाएंगे तो मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 मिलेंगे, टाइम टू टाइम अपडेट हुए। इन आचरण नियमों को आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, कि कल को आप जब सिविल सेवा में आएंगे तो भाई आपके दायित्व क्या होंगे, है ना। यहाँ पर के दायित्व ये पूरे लिखे हुए हैं कि आपको क्या क्या जो है वो, जैसे आप यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी भी राजनीतिक और निर्वाचनों में भाग नहीं लेना। तो आप कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के फेवर में काम ना करो, किसी प्रदर्शन हड़ताल में भाग ना लो। अभी कई अधिकारी प्रेस मीडिया में जो है वो अपना मत रखने लगे, गलत है। व्यक्तिगत मत अलग है, लेकिन आप चूंकि प्रशासनिक पद पर हो तो आपके कुछ प्रशासनिक दायित्व हैं। ऐसी स्थिति में आप कहोगे साहब ये तो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। पर उस समय आप किस पद के ऊपर हो उसको आपको देखना पड़ेगा ना, उस पद की गरिमा, प्रशासन के दायित्व। क्योंकि आप तो सामने वाले के लिए, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, एक सिंपल वर्ड में आपको समझाता हूँ। आपके पास एयरटेल का मोबाइल है, अब आपने कॉल सेंटर पे काम किया, ध्यान रखिएगा एयरटेल के खुद के कॉल सेंटर नहीं, वो आउटसोर्सिंग है, किसी कंपनी को दे दिया वो कर रही है। या चलो एयरटेल मत जाओ, डायल 100 ले लो आप। डायल 100 कोई पुलिस ने कोई डायल 100 के लिए एम्प्लॉय अपॉइंट नहीं कर रखे। डायल 100 एग्जैक्टली एक प्रकार की आउटसोर्सिंग प्रक्रिया के तहत चल रही है पूरी।
लेकिन जब आप सामने वाले से बात करते हो तो आप उसको मध्य प्रदेश शासन समझते हो। आप सीएम हेल्पलाइन पे बात करते हो तो आपको लगता है कि मैं प्रशासनिक अधिकारी से बात कर रहा हूं, मैं सीधे सीएम से बात कर रहा हूं। तब आपके शब्द, आपके दायित्व प्रशासन के अंदर होने चाहिए। तो ये जब आप पढ़ोगे ना, इसको एक बार हर बच्चे को, मैं तो कहता हूँ जितने भी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि भाई जब हम बात मतलब ये जब जिस अधिक पद के लिए हम तैयारी कर रहे हैं उसमें हमारे क्या दायित्व होंगे। तब तो जो अगर कहा जाए तो लिखा होगा ना कि कोई भी शासकीय सेवक किसी राजनीतिक दल या किसी संगठन जो राजनीति में भाग लेता हो का ना तो सदस्य होगा ना उससे संबंध रखेगा। जैसे एक बार एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछ लिया था कि सर कुछ लोग जो है वो अधिकारी तो आरएसएस में मेंबर है, तो मैंने कहा आरएसएस पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी है। आप आरएसएस को सोचोगे वो पॉलिटिकल पार्टी है तो वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है यहाँ। तो पहला तो हमें समझ पड़ा कि भाई उसको जो दायित्व दिए गए, चूंकि ये माना गया है। आप हमेशा देखिएगा प्रशासन में आपको भी काम है। अगर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है तो प्रशासन ये मान रहा है कि आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेयर कर सकते हो। ये माना जा रहा है। जैसे आपके माता पिता ने अगर आपको कोई काम दिया है तो ये मान के चलो कि वो ये मानते हैं कि आप वो काम कर सकते हो। जैसे आपने कहा पापा मुझे पीएससी की तैयारी करना है, पापा ने कहा ठीक है करो। कहाँ जाना है? उन्होंने कहा पापा मेरे को इंदौर जाना है, दिल्ली जाना है। बिल्कुल जाओ। अगर पापा ने कहा कि बिल्कुल जाओ करो, हम हैं तुम्हारे साथ, निश्चित रूप से वो ये मान रहे हैं कि तुम वो काम कर सकते हो। वो मान रहे हैं कि तुम वो काम कर सकते हो। ठीक है। तो ये साफ सुथरी सी बात होती है प्रशासन में। कई बार होता है ना कि माता पिता कहते नहीं बेटा ये मत करो, ये इसकी जगह ये कर लो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो वो पंचायत वेब सीरीज में एक सीन आता है कि लड़की कहती मैं एमबीए करूंगी, तो पापा कहते हैं अरे बेटा कुछ और कर ले, पर वो कहती नहीं करूंगी। फिर उसको थोड़े दिन में समझ पड़ जाता। तो यहाँ आप ये लाइन, यहाँ इतने में तो मैंने आपको जो है वो व्यवहारिक बता दिया, लेकिन आपको ये चीज हमेशा जीवन पर्यंत याद रहना कि अगर आपको किसी कार्य या दायित्व के लिए चुना गया है कि आपको फलानी जगह, जैसे आप एक टीआई हो और किसी जगह कोई लॉ एंड ऑर्डर रिलेटेड सिचुएशन बिगड़ गई और जो है वो एसपी साहब ने कहा कि भाई आप जाओ, ठीक है, जबकि आप सीधे किसी थाने के अंदर पदस्थ नहीं हो, लेकिन उनको ये लग रहा है, तो निश्चित रूप से वो ये मानते हैं कि आप उस पैनिक सिचुएशन से उस घटना को बाहर निकाल सकते हो। जस्ट लाइक, ठीक है, आप अशोक की तरह देखो। अशोक के पिता को लगता था कि जो अगर कहा जाए मेरा लड़का ही मेरे साम्राज्य में हुए विद्रोह को दबा सकता है, इसीलिए उसने तक्षशिला के दो विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को ही कहा कि उज्जैनी से जाके दबाए। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपको उसके पॉजिटिव बिहेवियर की ओर ही जाना है। नहीं ऐसा क्यों करूं, ऐसे ही करना पड़ेगा। दूसरा, क्या हितों का टकराव के कारण उसे अपना स्थानांतरण करा लेना चाहिए? तो प्रश्न पहले तो आपको हितों का टकराव वर्ड है तो ये पता होना चाहिए। हितों का टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हमारे दो तरह के हित हमारे जीवन में है। आप सबके लिए भी, कल को आप में से जिनने जो अगर किसी पद के ऊपर है तो वो तो लिख भी सकते हैं नीचे, मतलब इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर या कमेंट बॉक्स के अंदर, सॉरी डिस्क्रिप्शन तो गलत बोल गया मैं। हितों का टकराव है कि एक सार्वजनिक हित है जो प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते हमको दिए गए हैं। सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करना है, ट्रांसपेरेंसी से काम करना है। ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता, अपनी अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करना है। एक है व्यक्तिगत हित, पति पत्नी बच्चे समाज दोस्त माता पिता अदर ब्लड रिलेशन, इनके प्रति हमारे दायित्व। कई बार देखा गया है कि हितों का टकराव बहुत होता है। हितों का टकराव बहुत कैसे होता है इसको अपन ऐसे समझें कि आप किसी जिले के कलेक्टर हैं और आप एक कमेटी के अध्यक्ष हैं, जिस कमेटी को जो है अगर कहा जाए प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती डायरेक्ट अगर कहा जाए मेरिट कम बेस पे करना है, और इस भर्ती में आपकी पत्नी ने भी आवेदन किया है। तब एक प्रश्न हमेशा खड़ा होगा कि हितों का टकराव, कि भाई लोगों को तो लगेगा कि यार आप कलेक्टर हो तो आप तो अपनी पत्नी को ही पहली प्राथमिकता दो। तब आपको अपने हितों के टकराव में अपने व्यक्तिगत हित और अपने प्रशासनिक हितों को अलग रखना पड़ेगा। देखो हमेशा एक चीज, अगर आप, मैंने जो बोला केस स्टडी, वर्ड की मीनिंग नहीं पता है तो आप आगे के फेज में, यहां तो ये 18 नंबर है यार, वहां आपको 150 नंबर लाना है इंटरव्यू में। ये पहला चरण है उस 150 नंबर तक जाना। केस स्टडी इतनी अच्छी चीज है, मुझे इतना पसंद है केस स्टडी कि ये आपको एक अच्छा अधिकारी बनने का, मैं तो कहता हूं कि केस स्टडी 100 नंबर की कर देना चाहिए।
कि आप एक्चुअल क्या है कि यही तो प्रशासन में जाके तो यही काम करना है आपको। वहां पर हिस्ट्री ज्योग्राफी की जरूरत उतनी कम नहीं पड़ेगी जितनी इनकी पड़ेगी। तो हितों का टकराव का मतलब अपन ने समझा है कि किसी सार्वजनिक अधिकारी के सार्वजनिक कर्तव्य और निजी कर्तव्यों के बीच टकराव। ठीक है, इसमें उसको अलग रखना। वही जो दीवार में था ना कि भाई मैं तुझे गोली मार दूंगा, तो व्यक्तिगत हित है कि भाई है, गोली चलाऊं कि नहीं चलाऊं। और सार्वजनिक हित है कि प्रशासनिक पुलिस अधिकारी हूं, तो दायित्व है कि अगर कैदी छूट के भाग गया तो वो पकड़ना तो पड़ेगा, तो गोली मार दी और भाई खत्म। कालजयी फिल्म बन गई दीवार। आज तक वो डायलॉग जो अगर कहा जाए, जय अगर कहा जाए, पढ़ा जा रहा है। तो उपरोक्त प्रकरण में वकील जोगिंदर के पक्के दोस्त थे। इस हित के टकराव की स्थिति, इससे इससे इसकी जगह इससे करेक्ट, इससे हित के टकराव की स्थिति बनती है, लेकिन सिविल सेवा आचरण नियम के तहत। अब यहाँ कुछ अच्छे वर्ड्स आपको यूज करने, क्योंकि आप सिविल सेवा हो तो आप सिविल सेवा को, तो सिविल सेवा आचरण नियम के तहत जोगिंदर को सार्वजनिक हितों को निजी हितों से अलग रखना हो, उसे सत्यनिष्ठ होना पड़ेगा। यदि वह अपना स्थानांतरण करवा लेते हैं तो यह उनकी सत्यनिष्ठा, लोक सेवा के प्रति समर्पण, सिविल सेवा आचरण नियम के तहत उनके आचरण के प्रति अनुकूल, जो अगर कहा जाए जो भी है उसके अनुकूल नहीं। इस कारण उन्हें अपना स्थानांतरण नहीं करवाना चाहिए, बल्कि अपने पद और दायित्व के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करना चाहिए। तो हम ये जो अगर कहा जाए कि ये कह सकते हैं कि अगर वो ट्रांसफर करा रहे हैं तो वो सिविल सर्विस आचरण नियम के भी प्रतिकूल है, जो भी आपको मैंने यहां बताई। ये भी कह रहा है कि आपको अपने व्यक्तिगत हितों को अपने जो अगर कहा जाए उससे अलग रखना पड़ेगा। नीचे आपको मिलेगा प्रेस और मीडिया, ये लिखा हुआ है कि भाई कोई भी शासकीय सेवक शासन की पूर्व मंजूरी के बिना किसी समाचार पत्र या अन्य नियतकालीन प्रकाशन तथा कोई अन्य मीडिया में अंशतः या स्वामित्व ना तो करेगा, ना संचालन करेगा, ना उसमें कोई सूचना जो है वो दे। तो अब ये तो साफ दिख रहा है यहाँ पर। और नीचे जो अगर कहा जाए, आपको नीचे बहुत सारी इसमें आर्टिकल्स भी मिल जाएंगे। हमें ये बात समझ पड़ी कि यार ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा, क्या उसे केस सुन लेना चाहिए और ईमानदार बना रहना चाहिए? तो आंसर है हाँ, लेकिन क्यों? जोगिंदर को राजस्व बोर्ड के सदस्य होने के नाते अपने समक्ष आने वाले सभी केसों को सुनना चाहिए, क्योंकि वो मेंबर है। एज ए मेंबर उसके पास जो केस आए वो सुने, और बिना किसी पक्षपात के अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक। अब आपको इसमें एक और अच्छी चीज बता दूं, अगर आपने केवल सिलेबस पढ़ रखा है और एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी के दायित्वों को समझ रखा है, जैसे एक सिंपल सी लॉजिक है, मैं यहाँ पर आपको एक कीवर्ड टाइप कराता हूँ। आप किसी लोक सेवक की, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल पद ले लो सपोज, जैसे सीएजी ले लो, हाई कोर्ट का जज ले लो, सुप्रीम कोर्ट का जज ले लो, कैबिनेट मिनिस्टर ले लो, आप उनकी ओथ एफर्मेशन पढ़ेंगे ना, उसमें ये वर्ड लिखे होते हैं, श्रद्धा पूर्वक कर्तव्य जो है, अगर कहा जाए ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा। जैसे एक सिंपल लॉजिक है, मैं आपको एक दिखाता हूँ, है ना, वो कहाँ काम आती हैं चीजें, यहाँ लिखने में काम आती हैं। अब आपको ये जो मैं शपथ दिखा रहा हूँ, शपथ नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्या आप सोचोगे ओथ और एफर्मेशन सर हमको दिखा रहे? नहीं। अगर आप टेक्निकली इसको पढ़ेंगे तो इसमें एक अधिकारी के दायित्व भी दिखते हैं, क्योंकि कुछ जो संवैधानिक बड़े महत्वपूर्ण पद हैं, बड़े जो अगर कहा जाए महत्वपूर्ण पद हैं, जैसे सीएजी का पद ले लो, या अगर आप यहाँ पर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हो तो टेक्निकली आप जुडिशरी से ही जुड़े हो एक प्रकार से, बस वो सिविल केसेस की बात है। तो क्या लिख रहा है, अगर मैं एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ पढ़ूं, क्या लिखा है कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूं, भारत की प्रभुता अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। अब ये तो अपमान ही लिखना अपने को, क्योंकि यहां तो एक बात नहीं, लेकिन श्रद्धा पूर्वक योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद और कर्तव्यों का भय, पक्षपात, अनुराग और द्वेष के बिना पालन करूंगा। क्या जोगिंदर को ये नहीं करना चाहिए? उसको अपनी योग्यता, अपने ज्ञान, अपने विवेक, ठीक है, बिना भय और पक्षपात के, भय मतलब यार दोस्त क्या सोचेंगे, ठीक है, कहीं ऐसे ना हो कि वो दोस्त जो अगर कहा जाए मेरे जो है वो दुश्मन बन जाए। पक्षपात, ठीक है कि यार चलो फ्रेंड्स के ब्रिज क्लब में थे, बहुत घनिष्ठ दोस्त थे, तो उनके फेवर में कर दिया। आप सोचो ना कि क्यों डाली गई है ये आपके लिए शपथ, क्यों संविधान में शपथ दिलाई जाती है? शपथ इसलिए दिखा जलाई जाती है कि आपको बार बार याद आए निर्णय लेते समय। बट बदकिस्मती ये है कि कभी हमको उस तरह की सिचुएशंस नहीं बताई जाती। तो हमें ये जो दिख रहा है कि आप यही वर्ड कट पेस्ट करके अगर डाल देते हैं कि जोगिंदर को, ठीक है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में शामिल किया गया है और उन्हें अपने जो वो पद एवं कर्तव्य का श्रद्धा पूर्वक, ज्ञान विवेक से पालन करना चाहिए, बिना किसी भय,
पक्षपात, अनुराग और द्वेष के वे अपने दायित्वों का निर्वहन करें। जो विधिक प्रक्रियाएं बनी हों, जो कानून बने हों, उनके आधार पर जो है वो निर्णय लें। ठीक है, सार्वजनिक जीवन को में निजी हितों से ऊपर सार्वजनिक हितों को माने। ठीक है, और लोक सेवा के प्रति समर्पण को दिखाएं। ये ईमानदार बनने की कहानी। अब आप कहोगे अच्छा ये इससे लिंक हो गई, और वहां तो केस में तो कहीं नहीं है ना। आप सोचो कि मैं इसमें ढूंढ लूं, जैसे वो अनसीन पैसेज में ढूंढ रहे, अरे इसमें से आंसर कहां मिलेगा। इसमें तो कहीं नहीं है। आपको वहां जाना पड़ेगा। आपको आपके सिलेबस को देखना पड़ेगा कि उसमें सत्यनिष्ठता का मतलब क्या है, निष्पक्षता का मतलब क्या है, वस्तुनिष्ठता का मतलब क्या है, अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब है, ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब है, ये आपको पता होना चाहिए। चौथा, क्या उसे अपने मित्र का पक्ष लेना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखिए, वही बात जो पिछले में करी वही मैंने यहां पर फिर से करी कि जोगिंदर राजस्व बोर्ड के सदस्य होने के कारण एक लोक सेवक। किसी लोक सेवक के आधारभूत मूल्य में लोक सेवक को क्या करना है, सत्यनिष्ठ, प्रतिबद्धता, निष्पक्षता, या ऑलमोस्ट आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, ये सब कीवर्ड्स आपको पता होंगे। कभी आप लोगों का मन करे कि सर इनको सरल भाषा में आप समझाइए, निष्पक्षता, प्रतिबद्धता, सत्यनिष्ठता, मैं एक सेशन में आपको पूरे वर्ड्स की व्याख्याएं करा दूंगा कि क्या एक्चुअल ये क्या कहना चाहते हैं। तो निष्पक्षता कर्तव्यों के प्रति समर्पण और वस्तुनिष्ठ होता है। यदि वे अपने मित्रों का पक्ष लेते हैं तो उन्हें एक लोक सेवा के इन आधारभूत मूल्यों से समझौता करना, वहीं लोक सेवा आचरण नियमों की अवहेलना भी करनी होगी। इस कारण उन्हें अपने मित्रों का पक्ष ना लेते हुए कानून और शासन द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार उनके समक्ष आए जमीनों के मामलों की अपील में निष्पक्षता से निर्णय लेने हों। अब क्या उसे मेरिट के आधार पर निर्णय देना चाहिए। अब यहां वही अब बात आ गई, ऊपर देखा एक वर्ड हितों का टकराव, यहां आ गया मेरिट। मैंने वही बोला कि आपके पास अगर व्यवहारिक ज्ञान नहीं है तो बड़ा दिक्कत। ठीक है, मेरिट कम डिसीजन जो है अगर कहा जाए, ये क्या होते हैं पहले समझिए, इसको बोलते हैं गुण दोष के आधार पर निर्णय लेना। जितने कोर्ट होते हैं उसमें होता है, सुप्रीम कोर्ट कई बार जो है वो सबॉर्डिनेट कोर्ट को भी ये बोल चुकी कि आप जो है वो मेरिट के आधार पर डिसीजंस लीजिए। गुण दोष का मतलब होता है कि हमारे सामने जो सिचुएशन है, एक है कानूनी प्रक्रिया, एक है हमारे सामने सिचुएशन, उस सिचुएशन को देखकर निर्णय लीजिए। आप एक फिल्म देखिए अनाथे, देखिएगा आपको मजा आएगा फिल्म देखने में। उसमें एक सीन आया है जो मेरिट कम पे बताता है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको समझ पड़े कि मेरिट का मतलब क्या होता है। एक सीन में बताया गया कि एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए संघर्ष कर रहा है, और वो टुकड़ा जो अगर कहा जाए किसी ने उससे गलत तरीके से सिग्नेचर करा के अपने नाम ले लिया। प्रकाश राज रहते हैं उसमें, वो जो लिया जरूर। अब केस न्यायालय के सामने जाता है तो रजनीकांत उसमें जो मतलब वकील रहती है सामने वाले की, उसको बताता है कि ये जो उम्र है इसकी 80 साल की, इसमें इसको जमीन से लगाव नहीं है। ये जो उम्र है 80 साल की, इसमें इसको जो अगर कहा जाए पैसे से लगाव नहीं है, लेकिन जिस जमीन के टुकड़े के लिए संघर्ष कर रहा है उसमें उसकी पत्नी की जो अगर कहा जाए समाधि है। और इसका इसका भी एक है कि कल को अगर इसकी मृत्यु हो तो इसको उसकी पत्नी के बगल में ही जो अगर कहा जाए इसकी समाधि बने, या वहीं इसका जो है वो अंत्येष्टि अंतिम संस्कार हो। ये उस संघर्ष के लिए, अपनी पत्नी की यादों को अपने साथ जीवंत रखने के लिए जो अगर कहा जाए 80 साल की उम्र में केस लड़ रहा है। ये है गुण दोष। गुण दोष जो है वो कानून के लॉ और फिगर से ऊपर निकल के काम करते हैं। मेरिट कम डिसीजंस कभी आप पढ़िएगा, आपको लॉ में कहीं कोई होगा आप में से तो वो जानता हो। तो हमेशा ये है कि एक तो कानूनी प्रक्रिया, दूसरा है कि उस समय की सिचुएशंस को देखकर निर्णय करना। प्रशासनिक अधिकारी का पहला दायित्व तो होता है कि सिचुएशन को देखकर जरूर निर्णय ले कि क्या निर्णय लिया जाए। क्या निर्णय लिया जाए यहाँ पर, जैसे अभी भोपाल के पास एक घटना घटी थी बैरसिया में, तो कलेक्टर साहब जो है वो गाड़ी के बोनट पे खड़े हो गए। वो खड़े होकर उन्होंने बोला कि भाई जो है वो ये मैं पॉइंट बोल रहा हूँ, और ये मैं आपको 24 घंटे में पूरे कर दूंगा, जितने भी हैं जो रासू का लगाऊंगा ये करूंगा, आप मिल जाएगा कहीं वाट। और अभी आप जो है अगर कहा जाए, मेरा अनुरोध है कि आप जो है अगर कहा जाए ये धरना जो दे रहे हैं वो ना दे। तो एक होता है कि कानूनी गोली चला दी, और एक होता है प्रक्रिया। तो यहाँ मेरिट कम, अगर मेरिट वर्ड ही नहीं मालूम आपको, अरे 3 नंबर का छूट रहा है, अरे 3 नंबर नहीं छूट रहा है, ये 150 नंबर छूट रहे हैं, तुम्हारा इंटरव्यू छूट रहा है उधर। आप कल को प्रशासन में जाओगे तो वो बोलेगा यार मेरिट कम डिसीजंस क्या होते हैं, अब दिमाग खराब हो गया, पढ़ा ही नहीं कभी। तो कानून और विधिक प्रक्रिया पर आधारित जो निर्णय है वो मेरिट के आधार पर निर्णय कहे जाते हैं। इस तरह के निर्णयों में मामलों के गुण दोष के आधार पर निर्णय लेना होता है, यानी कानूनी लैंग्वेज में आता है मेरिट डिसीजन। ठीक है। दूसरा अगर कहा जाए
आप इसको इंटरनेट पे टाइप भी करोगे ना, जजमेंट ऑन बेसिस ऑफ मेरिट या मेरिट जजमेंट जो है अगर कहा जाए, तो आपको बहुत सारी स्टोरी मिल जाएंगी। आप पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको ये, और आपको सर ये तो आज आगे तो पढ़े नहीं, आप न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालोगे तो आएगा। ठीक है, मेरिट के आधार पर निर्णय। ठीक है, मेरिट के आधार पर जो निर्णय अगर कहा जाए यहाँ पर, तो ये जो अगर कहा जाए आपको, जब आप इसमें जाओगे तो ये बहुत सारे केसेस जो है वो आपको देखेंगे कि मेरिट के आधार पर होने चाहिए सरकारी नौकरियों में चयन आदेश, ये तो खैर अलग उसमें आ गया। बाकी अगर आप इस लॉ एंड ऑर्डर में जाते तो आपको मेरिट जो अगर कहा जाए कि डेफिनेशंस मिल जाती यहाँ पर। ये तो दूसरा वाला खुल गया, वो मैंने जो बताया वही याद रखिए। तो हमें ये दिख रहा है कि जैसे उपरोक्त प्रकरण में जमीन के मामलों से जुड़ी अपील पर तथ्यों और साक्ष्यों के गुण दोषों के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। जोगिंदर को भी उपरोक्त मामलों में सभी तथ्यों और साक्ष्यों की गहनता से अध्ययन कर उनके गुण दोष के आधार पर लेना चाहिए, जिससे कि निर्णय में कोई पूर्वाग्रह ना हो। ये यहां तक था। और आखिरी क्वेश्चन, क्या जोगिंदर को अपने मित्रों का सहयोग करना चाहिए? वही ऊपर से जो कहानी सुनते आ रहे हैं। प्रशासनिक कार्यों और दायित्वों का निर्वहन करते समय जोगिंदर को अपने व्यक्तिगत और निजी हितों को अलग रखना है। उन्हें अपने कर्तव्यों के प्रति वस्तुनिष्ठ होना है। उपरोक्त प्रकरण में वकीलों से उनकी मित्रता को उनकी निजी हित मानते हुए उन्हें मित्रों का सहयोग नहीं करना चाहिए, जिससे हितों में टकराव न हो। अपने मित्रों का सहयोग ना करते हुए जोगिंदर को अपने संवैधानिक मूल्यों के प्रति निष्ठा, ईमानदारी, वचनबद्धता और शासन के प्रति नैतिकता का भी पालन करना चाहिए। अब आपको ये बात और बहुत अच्छे से समझ पड़ी होगी कि केस स्टडी जो है अगर कहा जाए किस तरह से, किस अप्रोच पर टिकी हुई है। तो मैंने आपको ये जो दो केस स्टडी बताई, अगली दो जो है अगर कहा जाए ये भी मेरे पास जो है अगर कहा जाए पूरी बनी हुई है। ऐसा नहीं कि जो है अगर कहा जाए नहीं बनी हुई, ये भी मैंने टाइप करा रखी। बट ये मैं नेक्स्ट जो है अगर कहा जाए लेक्चर में जो है वो आपको बताऊंगा। क्यों बताऊंगा? क्योंकि जो मैंने अभी आपको लास्ट में बताया, जैसे ट्रेड मार्क है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास कोई लोगो है बट आपने कहीं रजिस्टर्ड नहीं करा रखा, तो उसके बिहाफ पर आपने कहीं मकान बना रखा है, बिल्डर को पैसे दे दिए, पर रजिस्ट्री नहीं है। क्या कानूनी रूप से लड़ पाओगे? कह सकते हो मेरा मकान, पर कानूनी रूप से तो नहीं है ना। तो कानूनी रूप से तो ये चीज मैं आपको बताऊंगा कि जैसे ब्रांड है, तो आपको अगर लगता है कि कल को इस पे कोई अपना हक ना जताने लगे, तो मुझे उसका ट्रेडमार्क लेना पड़ेगा। ठीक है, वो सब चीजें हम जो है वो इसमें करेंगे। जस्ट एक और आपको वीडियो मिलेगा उसमें। तो ओवरऑल केस स्टडी से मैंने आपको ये समझाया कि केस स्टडी के जो उद्देश्य होते हैं वो तीन उद्देश्य होते हैं। एक, अच्छी प्रशासनिक समझ विकसित करना, यहां पर अगर कहा जाए नंबर वन। दूसरा, कि किसी दी गई समस्या के ऊपर अपने स्वयं के निर्णय। ठीक है, क्या आप जो है वो क्या डिसीजन, जैसे आप में से कभी कोई एसएसबी गया होगा, तो आपको जो अगर कहा जाए कि ऐसी केस स्टडी सबसे ज्यादा एसएसबी में हेल्प करती है। आपको कोई एक सिचुएशन दिखा दी जाती है, उसके बाद आपसे निर्णय लेने को कहा जाता है यहाँ पर। तो केस स्टडी का दूसरा बेनिफिट है कि कोई समस्या दी है तो उस समस्या के हर पहलू तक जाने की कोशिश करना एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी का दायित्व है। ये केस स्टडी यहाँ पर अगर कहा जाए, मतलब ये दो चीजें हो गई यहाँ पर। और तीसरा, कि केस स्टडी इसलिए लाई गई कि समाज में या सोसाइटी में चल रही घटनाओं के प्रति आप कितना अवेयर हैं। जस्ट लाइक आज हमारे समाज में आत्महत्या, अवसाद, ठीक है, मतलब अगर कहा जाए रॉयट्स, कम्युनल इश्यूज जो चल रहे हैं, अगर आप उनको अच्छे से समाचार पत्रों में पढ़ते हो, उन घटनाओं के पीछे की समस्या को समझने की कोशिश करते हो क्यों हो रही है, तो ये केस स्टडी में भी काम आएगी। और आप जहां कल को अधिकारी बन के जाएंगे, कलेक्टर, एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, जिस भी पद पर आप जाएंगे, वहां इस घटना को रोक पाएंगे। ये ध्यान रखें, अगर आपके पास पहले से ही उसकी जो है अगर कहा जाए बुनियादी समझ है तो। नहीं तो गाड़ी जैसी चल रही है वैसी चलती रहेगी। तो उम्मीद है कि आपको लगा तो होगा कि लेंदी, लेकिन जैसे लोग सोचते हैं कि ये बस 18 नंबर है, पर मैंने बोला कि 18 नंबर नहीं है, ये 180 नंबर है 18 की जगह। इस पे काम कीजिए। बहुत धन्यवाद आप सबको। और मुझे अच्छा लगा कि इसके पहले वाला जो मैंने इकोनॉमिक वाला वीडियो बनाया था सर्वे का, जिसमें से 75 नंबर का प्रश्न आया, वो काफ़ी लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स किया। इसमें भी आप नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए। बार बार एक ही चीज़ मैं बोल चुका हूँ कि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सो सपाटा तो नहीं दे पाऊंगा मैं, क्योंकि मेरी एक आदत सिस्टम पे पढ़ाने की ऐसे हो ही गई। मैं मतलब जो मेरी ऑनलाइन क्लासेस एमपीपीएससी प्री मेंस वगैरह की लेता हूँ,
कंप्यूटर से ही पढ़ाता हूँ ऐसे, मतलब अगर कहा जाए जूम ऐप के थ्रू जो है वो डायरेक्ट टू वे कम्युनिकेट करके बच्चों के साथ। तो मुझे इसी में कंफर्ट आता है पढ़ाने में, इसी में मैं अब चीज़ों को जल्दी जल्दी इंटरनेट से दिखा पाता हूँ। इसलिए इस पे ध्यान मत जाइए, इस पे ध्यान केंद्रित मत कीजिए, कंटेंट पर ध्यान केंद्रित कीजिए। उम्मीद है कि आपको अच्छा ही लगेगा। आपको इतने लंबे सेशन में कहीं कोई बोरिंग नहीं होगा, कोई चीज बेबुनियादी जो है वो बताने की कोशिश मैं कभी नहीं करता। धन्यवाद आप सभी को। और भगवान करे कि आपको अच्छी सफलता मिले, बेहतर जो है वो आप जीवन की जो है वो तलाश में चल पड़े, तो वहां तक आप पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।